नमस्कार सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ उद्यमिता हेल्पलाइन के इस वेबिनार में, जो कि होने वाला है रिकवरी ऑफ डिलेड पेमेंट टू एमएसएमईज। तो सभी पार्टिसिपेंट्स को दोबारा से बता देती हूँ कि आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं मिस्टर एहसान अहमद जी, जिनका प्रोफाइल है he is an advocate and insolvency professional possessing more than a decade of rich experience in all facets of insolvency and restructuring. An astute professional with proven track record, having wide hands-on experience in providing insolvency, resolution management and advisory services, liquidation management and advisory services, corporate strategic advisory services, due diligence, corporate restructuring advisory services for merger, amalgamation, takeover, compliance advisory. सर का ये प्रोफाइल है। सर आप वेबिनार को शुरू कर सकते हैं। ठीक 4 बज चुके हैं। सर आपका ये प्लेटफॉर्म है, आप अब वेबिनार शुरू कर सकते हैं। एहसान सर। Thank you. Good evening, all the participants in the today's delayed payment assignment. How to recover the delayed payment due to the MSME under the MSME Act or under any other act like the Insolvency and Bankruptcy Code, or through the arbitration or the civil suits like the suit for recovery. We are going to deal in details. I will request the host to kindly share the PPT so that we can start the discussion along with the agenda item. So I would request Ms. Richa Bardwaj to kindly share the PPT. Sir, done. आप start कर सकते हैं. Yeah, the first slide we are dealing with the what are the MSME and their new definition as per the recent definition. Earlier, the definition includes only manufacturing or service unit. Now the trading unit has been included. And earlier in the definition, the investment in plant and machinery for the manufacturing unit and investment in equipment for the service unit. वो डिफिनेशन का क्राइटेरिया था। अकॉर्डिंगली एमएसएमई हम डिसाइड करते थे और अमाउंट भी बहुत कम था। तो एक लार्ज चंक जो एमएसएमई का था वो इस डिफिनेशन से बाहर हो जा सकता। The Government of India ने इसको अपवर्ड रिवीजन किया है और नाउ द ट्रेडिंग यूनिट हैज आल्सो बीन इंक्लूडेड। ट्रेडिंग यूनिट को भी इन्होंने इंक्लूड किया है और एमएसएमई के डिफिनेशन में जो नेक्स्ट पेज पे हम दिखाएंगे। काइंडली गो ऑन द नेक्स्ट पेज। या द डिफिनेशन ऑफ एमएसएमई, हम एमएसएमई कैसे अपने आप को डिफाइन करेंगे उसका डिफिनेशन है। अगर इन्वेस्टमेंट, ये ओल्ड डिफिनेशन था जिसमें इन्वेस्टमेंट जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी जो कैटेगरी थी उसमें लेस देन 25 लाख, 25 लाख से कम के माइक्रो में आते थे इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और सर्विस सेक्टर में 10 लाख तक था जो इक्विपमेंट में हम इन्वेस्ट करते थे। स्मॉल के लिए था 25 लाख से 5 करोड़ के बीच में प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट था, और सर्विस सेक्टर के लिए था 10 लाख से लेकर 2 करोड़ तक जो स्मॉल का था। अब मीडियम के लिए था 5 करोड़ से 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, और सर्विस सेक्टर के लिए 2 करोड़ से 5 करोड़ इन मीडियम इंटरप्राइजेस। नाउ द definition has been changed with upward revision. Kindly on the next page, the new definition, please. Yeah. अब नए डिफिनेशन के अकॉर्डिंगली जो बाइफर्केशन था प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट का, उसको हटा दिया गया है। केवल इन्वेस्टमेंट कितना है पार्टिकुलर आपके इंटरप्राइज में, उसको कैलकुलेट करके हम डिसाइड करते हैं कि कोई भी इंटरप्राइज माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है। तो नया डिफिनेशन के अकॉर्डिंगली जो माइक्रो का है, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ और टर्नओवर 5 करोड़ के बीच होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट जो होना चाहिए माइक्रो के लिए, उसका मैक्सिमम लिमिट जो है 1 करोड़ है और टर्नओवर 5 करोड़ है। स्मॉल के लिए है 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट एंड 50 करोड़ 50 करोड़ है टर्नओवर, और मीडियम के लिए 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट है, 250 करोड़ टर्नओवर का क्राइटेरिया है। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो हम उसी कैटेगरी में माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के कैटेगरी में फॉल करते हैं।
तो ये तो डिफिनेशन पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब डिलेड पेमेंट चैलेंज जो होता क्या है कि जब भी कोई माइक्रो और स्मॉल कहें, मीडियम तक ही जो हमारे बेनिफिट्स हैं वो माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज के लिए हैं अंडर एमएसएमई एक्ट। मीडियम के लिए भी कुछ है, लेकिन मेजर जो हम डिफिनेशन डिलेड पेमेंट के अकॉर्डिंगली है माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज के लिए है। तो हम चैलेंजेस क्या क्या होते हैं, जैसे जब भी हम कोई गुड्स एंड सर्विसेज किसी भी इंडस्ट्री को या किसी भी सर्विस रिसीवर या बायर को हम सप्लाई करते हैं, तो क्या क्या डिफिकल्टी हमारे पास आती है, क्योंकि हम पहले डिफिनेशन में और हमारे पास एमएसएमई एक्ट में 3-4 हेड में हम डिस्कस करेंगे कहाँ का हमारे रेमेडी है। पहले हमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करना होगा, कैसे कैसे हम सप्लाई करेंगे ताकि फ्यूचर में हमें कोई दिक्कत ना आ जाए। तो क्या क्या चैलेंजेज होता है, जैसे कभी जब भी हम कोई मटेरियल सप्लाई करते हैं या सर्विस सरेंडर करते हैं, तो उसके पहले हमारे या तो एग्रीमेंट होते हैं या परचेज ऑर्डर या वर्क ऑर्डर हम लेते हैं। तो बिना परचेज ऑर्डर और वर्क ऑर्डर के अगर हमने कोई डिलीवरी की किसी को या सर्विस रेंडर किया, तो क्या फ्यूचर में हमें इसके कोई डिफिकल्टी फेस हो सकती है? डेफिनेटली हो सकती है। क्या क्या डिफिकल्टी हो सकती है? परचेज ऑर्डर में टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी आपके गुड्स सप्लाई करने का और सर्विसेज रेंडर करने का, फॉर द रेंडरिंग और सर्विसेज सप्लाई ऑफ गुड्स, टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइंड होता है। बिना हम ओरल एग्रीमेंट का, जब भी हम किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं, दे आस्क फॉर द डॉक्यूमेंट, उनको डॉक्यूमेंट चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच, उसके बेस पे वो डिसाइड कर पाए कि एक्चुअल लायबिलिटीज किस पार्टी का कितना बनता है। अगर कोई बायर है या सप्लायर है, तो उसका एक्चुअल ड्यू अमाउंट या लायबिलिटी कैसे डिसाइड हो, तो वेरी फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट होता है वो परचेज ऑर्डर होता है, या वर्क ऑर्डर कह लें, या एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है फॉर द पार्टिकुलर पीरियड, फॉर प्रोवाइडिंग किसी पार्टिकुलर पीरियड के लिए, किसी पार्टिकुलर गुड्स के लिए या सर्विसेज के लिए। मोर इम्पोर्टेंटली पेमेंट टर्म्स होते हैं उसमें, कि कितने दिन का हम उनको पेमेंट टर्म्स में कितने दिन में पेमेंट करना चाहिए, कब हमारा ड्यू होता है। एक्चुअली लिटिगेशन में सबसे बड़ा इशू क्या आता है, या जब भी कभी हम आर्बिट्रेशन में जाएं, मेडिएशन में जाएं, या किसी कहीं भी किसी फोरम पे जाएं या कोर्ट में जाएं, तो अमाउंट आपका ड्यू कब होगा। तो पेमेंट टर्म्स होता है, जैसे 90 डेज, 45 डेज, 15 डेज पेमेंट टर्म्स होते हैं। अकॉर्डिंगली हम उसमें इंटर करते हैं कि जो भी हमारा परचेज ऑर्डर है उसमें पर्टिकुलर वो पॉइंट आना चाहिए कि पेमेंट टर्म्स क्या होगा, क्या क्या किस किस कंडीशन से होंगे, कब हमारा गुड्स आपके जब एक्सेप्ट करते हैं, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन होगा, पोस्ट डिलीवरी इंस्पेक्शन होगा, कितने दिनों के अंदर अगर आपने कोई अगर रेज नहीं किया ऑब्जेक्शन, तो मान लिया जाएगा कि हमारे गुड्स में कोई डिफेक्ट नहीं था। तो दैट इज वन मोर फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द मटेरियल विदाउट परचेज ऑर्डर अगर हम सप्लाई करते हैं तो वी आर गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी। अगर वही सेकंड है कि एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड, हमने ऑलरेडी कहा कि क्रेडिट पीरियड का फैक्टरिंग, लॉकडाउन इम्पैक्ट, सारी चीजें क्रेडिट। नेक्स्ट वन इज कम्पिटिटिव मार्केट लीडिंग टू लेस मार्जिन। ये कमर्शियल विजडम है, जब भी हम किसी इंडस्ट्री में इंटर करते हैं तो विल हैव टू फेस अ लॉट ऑफ कंपटीशन फ्रॉम द कंपीटिटिंग इंडस्ट्री। इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है कि हर इंडस्ट्री अपने प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज करना चाहता, अपने सेल्स मार्जिन को इंक्रीज करना चाहता है। अकॉर्डिंगली कंपीटिटिव मार्केट में वी हैव टू प्ले, और अकॉर्डिंगली जब जितना मार्केट कंपीटिटिव होगा मार्जिन उतना ही कम होते जाता है। चूज बायर्स, हाँ, जब भी हम किसी इंडस्ट्री में इंटर करते हैं तो विल हैव टू हैव एक्सेस टू द लॉट ऑफ बायर्स। बहुत सारे बायर्स से हमारा एक्सेस तो हो जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें चूज करने के लिए ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि वी आर द सर्विस प्रोवाइडर, यू आर द सप्लायर ऑफ द गुड्स, इट इज द बायर हु चूज देयर सप्लायर्स और द सर्विस प्रोवाइडर। सेकेंड क्या होता है कि जैसे इनइफेक्टिव फॉलोअप, जब भी हम गुड सप्लाई करते हैं तो एज पर टर्म्स एंड कंडीशन जो हमारा गुड सप्लाई हो गया, वी हैव सप्लाइड द गुड और रेंडर्ड द सर्विसेज, देयर आफ्टर वी विल हैव टू कंटिन्यूअसली फॉलो अप विथ द पर्टिकुलर बायर और रिसीवर ऑफ द सर्विसेज कि पेमेंट टर्म्स हम अकॉर्डिंग टू पेमेंट टर्म्स हमें दें। अगर पेमेंट टर्म्स के अकॉर्डिंगली नहीं दें तो विल हैव टू रिमाइंड देम, हमें उन्हें याद कराना पड़ता है कि आपको जो भी हमारा टर्म्स एंड कंडीशन अकॉर्डिंगली अगर आप नहीं देते हैं, तो बीइंग ए माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज आई हैव प्रोटेक्शन, हमारे पास प्रोटेक्शन है सेक्शन 16 का। अगर 15 डेज के बाद अगर हमने पेमेंट नहीं किया अपॉइंटेड डेट से 15 डेज के अंदर, देन यू आर लायबल टू मेक द पेमेंट एज पर द 3 times of bank rate with compounded interest with monthly rest.
We did a difficulty in getting payment because the nowadays also and earlier during the COVID period, each and every industry was facing financial crunch. So there has been definitely difficulty in getting the payment from the buyers or the service receiver. Cash transactions, जब भी हम किसी इंडस्ट्री में होते हैं तो एक लिमिट होता है कि इससे ज्यादा हम कैश ट्रांजैक्शन इंटर नहीं कर सकते हैं। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो इनकम टैक्स का लिमिट है उससे एक्सीड करके हम कैश ट्रांजैक्शन न लें, जो भी हो तो प्रॉपर बैंकिंग ट्रांजैक्शन से लें और विद ड्यू compliance of the respective tax laws. Next slide, please. जो भी चैलेंजेस हमने डिस्कस किए उससे होता क्या, बिजनेस में लो इनकम डिस्पाइट टर्नओवर ज्यादा होने के बाद भी कम होता है, लो प्रोफिटेबिलिटी होती है, लिक्विडिटी क्रंच होता ही है, इफेक्ट बिजनेस ग्रोथ ऑल्सो। बिकॉज जब भी हमारे पास लिक्विडिटी क्राइसिस होगी, लो प्रोफिटेबिलिटी होगी, तो हमारा जो एक्सपेंशन का के लिए जो रिक्वायर्ड कैपिटल होगा वो इंटरली एक्रू हम नहीं कर पाएंगे। और नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब इसके लिए सॉल्यूशंस क्या है, क्योंकि ये तो हो गया चैलेंजेस जो एमएसएमई, स्मॉल और माइक्रो और मीडियम इंटरप्राइजेज फेस करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, दो सॉल्यूशन, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। एक सॉल्यूशन अवेलेबल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज implemented can make the recovery effective and reduce bad debts। हमने आपको पहले ही बताया कि जो भी हमारे इंटरनल सॉल्यूशंस हैं वो हम इंटरनली मैनेज कर सकते हैं, वो हमारे कंट्रोल में होते हैं। सपोज हमने जब भी किसी गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई या रेंडर करना हो तो उसके पहले हमें प्रॉपर एग्रीमेंट कहिए, परचेज ऑर्डर कहिए, वर्क ऑर्डर कहिए, वो हम एग्जीक्यूट करेंगे और उस बेसिस द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ दैट परचेज ऑर्डर, वर्क ऑर्डर और एग्रीमेंट के बेस पे ही हम सप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जब हमने ओरल अंडरस्टैंडिंग कर ली और हमने उनको सप्लाई कर दिया, उसके बाद ना तो उसमें गुड्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी की बात होगी, ना क्वांटिटी की बात होगी, ना ही पेमेंट टर्म्स की बात होगी। दैट विल अफेक्ट अस इन द लॉन्ग रन। सेकेंड क्या होता है, जब भी हम किसी चीज को डिलीवरी करते हैं या सर्विसेज देते हैं, सपोज कि हमने गुड्स को डिलीवर किया तो कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट एजेंसी हम यूज करेंगे, या डिलीवरी ऑफ गुड्स जब भी होगा तो उसके लिए ईवे बिल्स की जरूरत होती है, क्योंकि ईवे बिल्स होगा, आपको ट्रांसपोर्ट रिसीट होगा, एट द सेम टाइम एक्नॉलेजमेंट बाय द बायर। जब भी हम गुड डिलीवर करें उनसे एक्नॉलेजमेंट ले लें ऑन द इनवॉइसेस। सो विल हैव ए प्रूफ, हमारे पास एक प्रूफ होगा कि हमने एक सीक्वेंस में हमने ईवे बिल जनरेट किया अकॉर्डिंग टू द गुड सप्लाईज, हमने उस ट्रांसपोर्ट एजेंसी को यूज किया जिन्होंने गुड्स हमारे यहाँ से कैरी करके आपके प्रीमिसेस तक उससे डिलीवर किया। एट द सेम टाइम एक्नॉलेजमेंट बाय द स्टाफ और एम्प्लॉय, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो दैट कि हमने ये गुड्स ले लिया। ये तो सेकंड स्टेज हो गया कि हमने गुड्स सप्लाई कर दिया। पहला परचेज ऑर्डर स्टेज में है या वर्क ऑर्डर एग्रीमेंट के स्टेज पे है। हमें माइन्यूटली ईच एंड एवरी क्लॉज को ड्राफ्ट करना चाहिए, ईच एंड क्लॉज को वेरीफाई करना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि लॉन्ग रन में जाके इट विल गोइंग टू क्रिएट अ डिफिकल्टी फॉर द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। सो हम ईच एंड एवरी क्लॉजेज जो है उसको माइन्यूटली हम रीड करेंगे, देखेंगे कि हमारे इंटरेस्ट को ये हार्म तो फ्यूचर में नहीं कर सकता जब डिस्प्यूट क्रिएट होगा। उसके बाद हमें सेकंड स्टेप आता है कि एज पर द स्पेसिफिकेशन और ऑफ द परचेज ऑर्डर और वर्क ऑर्डर हम उस गुड्स को प्रिपेयर करते हैं, हमारे पास ऑलरेडी होता है, हम उसको सप्लाई करते हैं। तो सप्लाई करने से पहले हम क्या करेंगे कि उसका ईवे बिल जनरेट करेंगे, एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी हायर करेंगे, अपनी ट्रांसपोर्ट एजेंसी है तो खुद ही डिलीवर करेंगे। उसके बाद इनवॉइसेज रेज करें, पार्टिकुलर देंगे, और इनवॉइसेज में हमेशा याद रखिएगा कि यूआरएन जरूर मेंशन कीजिए। इनवॉइस में यूआरएन जनरेट करने मेंशन करने से आपको जो बेनिफिट अवेलेबल है अंडर एमएसएमई एक्ट में वो ऑटोमेटिकली आपको एक्रू हो जाता है, आपको मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बायर्स ना कभी कभी डिफेंस लेते हैं कि वी आर नॉट अवेयर ऑफ कि पर्टिकुलर इंटरप्राइजेज था, माइक्रो है, स्मॉल है, क्या है, हमें कुछ नहीं पता था। तो हम जनरल डिस्कशन कर लिया कि हम ठीक है, हमने आपको गुड सप्लाई देंगे इसलिए इनको एमएसएमई का बेनिफिट ना मिले। तो उसको रूल आउट करने के लिए एक यूआरएन नंबर, उद्यमिता रजिस्ट्रेशन नंबर जो हमारा होता है, उसका हर इनवॉइस में मेंशन करने पार्टिकुलर, ये हमारा उद्यमिता आधार नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है। और ये बायर के को स्टॉप करता है ये चैलेंज करने से कि वो अवेयर नहीं था कि पर्टिकुलर जो इंटरप्राइजेज है वो माइक्रो है, स्मॉल है, जो सर्विस प्रोवाइडर है या सप्लायर ऑफ गुड्स है। तो इनवॉइसेज प्रॉपर्ली हम करें, उसमें पेमेंट टर्म्स मेंशन करें,
जो एमएसएमई के सेक्शन 16 में क्लियर कर मेंशन है, जब भी आप उद्यमिता आधार नंबर ऑफ मेंशन, उद्यमिता रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन कर देते हैं, उनके नॉलेज में है कि आप एमएसएमई हैं, तो पेमेंट टर्म्स का है कि फ्रॉम द अपॉइंटेड डेट 15 डेज में उनको पेमेंट करना होता है। अगर उन्होंने पेमेंट नहीं किया, या तो चाहे तो आप अपॉइंटेड डेट से 15 डेज का पेमेंट टर्म्स है वो अपने परचेज ऑर्डर या वर्क ऑर्डर से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि उसकी जरूरत नहीं होती है मॉडिफाई करने की, कि हमें ऑलरेडी जब मिला हुआ है प्रोटेक्शन अंदर एमएसएमई, तो हम एज पर द एमएसएमई एक्ट, एज पर द लॉ हम कर देते हैं पेमेंट टर्म। तो हम 15 दिन का जो एक्सटेंशन पीरियड है उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो हो सकता है कि कम्पिटिटिव मार्केट में आपको 45 डेज, समटाइम्स 90 डेज देना पड़े, लेकिन 90 डेज आप दे तो देंगे, लेकिन 45 डेज से एबव जो पेमेंट टर्म्स है वो अलाउ नहीं है लॉ में। अगर आपने किसी को 90 डेज का भी लीवरेज दे दिया, 90 डेज में आप पेमेंट करेंगे, उन्होंने पेमेंट किया, आपका अंडरस्टैंडिंग है आपस की, तो अलग बात है। अदरवाइज 45 डेज पर दे आर liable to make the payment of interest as per section 16 of MSME Act. तो सेक्शन 16 के अकॉर्डिंगली उनको 45 डेज के बाद दे आर सपोज टू बी ए डिफॉल्टर, उनको डिफॉल्टर मान लिया जाएगा, और उन आप जो इंटाइटलमेंट है इंटरेस्ट का एट द रेट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ बैंक रेट, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलेगा आपको भी मंथली रेस्ट पे। तो नाउअडेज इट इज अराउंड 6% RBI बैंकिंग रेट, 3 टाइम्स ऑफ बैंक रेट, सो 3 अराउंड आपको 16 पॉइंट समथिंग आजकल है, वो डिपेंड करता है कि आरबीआई ने किस पीरियड में कितना नोटिफाई किया। तो दैट इंटरेस्ट रेट यू आर इंटाइटल्ड टू, वो उतना इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। तो इनवॉइस स्टेज पे हम थे, तो इनवॉइसेस में क्या क्या चीजें होनी चाहिए जो हम इंटरनली मैनेज कर सकते हैं, जिस मैनेजमेंट की वजह से फ्यूचर में हमें कोई भी डिफिकल्टी, कोई भी प्रॉब्लम ना आएगी। इनवॉइस में आप यूआरएन नंबर जरूर मेंशन करें, पेमेंट टर्म्स जरूर मेंशन करें, अदरवाइज आपके पास ऑलरेडी प्रोटेक्शन है सेक्शन 15 और 16 का, ये आपको वो चीजें ऑटोमेटिकली एक्रू हो जाएंगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट में रहेगा तो आपको कुछ भी कोर्ट ऑफ लॉ में जब भी कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, जब भी आपने इनवॉइसेस प्रॉपर्ली बना लिया, आपने यूए बिल जनरेट कर लिया, गुड्स डिस्पैच कर दिया, जब भी वहां डिलीवर करें, बायर्स कहते हैं कि ठीक है आपने यूए बिल बना लिया तो आप ट्रांसपोर्ट रिसीव कर रहे हैं, लेकिन दैट हैज नॉट बीन रिसीव्ड बाय मी, द गुड्स हमें मिला नहीं है, सर्विसेज हमें मिला नहीं है, तो उसके लिए हम एक्नॉलेजमेंट लेते हैं। जब भी हम इनवॉइसेस दें, जब भी उनको डिलीवर करते हैं, गुड मैच करेंगे, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट लें। तो एक आपको ना बिना किसी फ्लॉज के ये सारे ट्रांसफर ऑफ गुड्स जो होता है वो चले जाएंगे। तो इंटरनली ये सब चीजें हम मैनेज कर लेते हैं। अब एक बार जब हमने डिलीवरी कर दी तो उसको एक कंफर्म कर दें मेल से, ये आपको ये डिलीवर हो गया है इस डेट पे, और एक्नॉलेजमेंट दिए, और एज पर द पेमेंट टर्म्स ऑफ द परचेज ऑर्डर, वर्क ऑर्डर, और जो भी एग्रीमेंट हमारे बीच इंटर हुआ है, विद इन 45 डेज, 15 डेज, 20 डेज, द बायर और रिसीवर ऑफ द गुड्स सर्विसेज आर रिक्वायर्ड टू मेक द पेमेंट। रेगुलर फॉलो अप करें, आपने 15 डेज फ्रॉम द अपॉइंटेड डेट एज पर टर्म्स, और 45 डेज, 30 डेज, 90 डेज, जितना भी आपने टर्म्स दिया हुआ है उनको टर्म्स का पेमेंट उनको कंटिन्यूसली रिमाइंड कराएं, ताकि आपके पास एक प्रूफ होगा कि आप डिलीवरी ऑफ गुड्स यू आर कंटिन्यूसली फॉलोइंग विद द रिसीवर और बायर ऑफ द गुड्स, दे आर सपोज टू मेक द पेमेंट विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन। और उनको हमेशा ये मेंशन कर दें कि बीइंग ए एमएसएमई under section 16 of the MSME Act, I am entitled to 3 times of bank rate, compounded rate of interest of 3 times of bank rate and monthly rate if you fails to make the payment within 15 days, 15 दिन के अंदर from the appointed date। appointed date भी लॉ में स्पेसिफाइड है। जब भी हमने गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर कर दी उनको, और गुड्स हमने डिलीवर कर दी, जिस दिन उसने रिसीव कर लिया उससे 15 दिन के अंदर उनको पेमेंट करना। जिस दिन हमने डिलीवर कर दिया अपॉइंटेड डेट हो गया। सपोज कीजिए आपने डिलीवर किया और किसी ने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया, तो जिस दिन हमने ऑब्जेक्शन रिमूव कर दी, गुड्स में या सर्विसेज में हो, तो जिस दिन ऑब्जेक्शन रिमूव हो गया उस दिन से 15 दिन आपका उस दिन हो गया जिस दिन आपने गुड्स एंड डिफेक्ट रिमूव किया, वो आपका अपॉइंटेड डेट हो गया, और उस अपॉइंटेड डेट से विद इन 15 डेज उनको पेमेंट करनी है एज पर लॉ, अनलेस you have extended that period by a contract, by way of purchase order or work order or an agreement। तो ये हम चीजें इंटरनली मैनेज करके हम रिकवरी को इफेक्टिव बना सकते हैं और अपने बैड डेट को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि एक्सटर्नली हम क्या सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे प्लीज। या
परचेज हमने पहले डिस्कस कर लिया है। परचेज ऑर्डर टू बी मेड कंपलसरी ईमेल से, व्हाट्सएप से, जैसे भी करें। चेक ऑन द पेमेंट्स टर्म्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि पेमेंट टर्म्स हमारा स्पेसिफाइड होना चाहिए, कितने दिन का हम उनको कुशन देते हैं, कितने दिन में उनको पेमेंट करना है, लिवरेज कितना दे रहे हैं। क्योंकि सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में होता है, तो हमारे पास फ्यूचर में अभी बताएंगे, हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें रिकवरी करने में आसानी होती है, उनके पास कोई डिफेंस नहीं होता। एक्नॉलेजमेंट ऑन द इनवॉइस बिल्ड टू द बायर्स, जब भी हम कुछ उनको डिलीवर करें तो उसका एक्नॉलेजमेंट है। रेगुलर फॉलो अप्स ऑन ईमेल्स, व्हाट्सएप, अपार्ट फ्रॉम फोन कॉल्स, क्योंकि फोन कॉल्स और आप जो करते हैं उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। आपने फोन किया लेकिन कोई रिकॉर्डिंग करके रखता नहीं कि हमने क्या हमारी बातें हुई। तो फोन कॉल ठीक है, दैट इज द इजीएस्ट वे टू फॉलो अप योर पेमेंट, फॉलो अप फॉर पेमेंट ऑफ डिलेड। लेकिन एट द सेम टाइम हमें जो एक पर्टिकुलर एविडेंस क्रिएट करने के लिए हमें रेगुलर उनको ईमेल करना चाहिए फॉलो अप में, और व्हाट्सएप करना चाहिए। नाउ डे व्हाट्सएप मैसेजेस भी, ये भी एक एविडेंस के तौर पर एक्सेप्ट हो रहे हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। और रेगुलर बैलेंस कंफर्मेशन हमें क्लाइंट्स, जो भी बायर्स हैं या सर्विस रिसीवर हैं, उनसे एक रेगुलर इंटरवल पर बैलेंस कंफर्मेशन हमें लेते रहना चाहिए। ये हमारा एज ऑन डेट, जो भी हमारे डेटर्स हैं उनके साथ कितना हमारा बैलेंस है, क्या बैलेंस है, उससे होता है क्या है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट होता है। वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हमने एक्नॉलेज करता हूँ कि एज ऑन डेट आपका इतना आउटस्टैंडिंग है, ड्यू पेबल फ्रॉम अस। सो फ्यूचर में क्या होता है कि जब भी आप एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट होता है तो कोर्ट ऑफ लॉ में एक डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपेल होता है कि जब आप क्लियर टर्म्स में आप किसी चीज को आपने एक्सेप्ट कर लिया तो यू आर डिनाइड फ्रॉम चैलेंजिंग दैट थिंग। सपोज कि हमने कहा कि आज के डेट में हमारा 10 लाख रुपया एबीसी इंडस्ट्री को देना है, एज पर देयर लेजर, वो लेजर शेयर करेंगे, उसमें एक्नॉलेजमेंट हो जाएगा, या बैलेंस कंफर्मेशन वो मेल पर कंफर्म कर सकते हैं, बैलेंस कंफर्मेशन। तो ये सब चीजें, उससे होता क्या कि आपका जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, जो भी आपका पेमेंट ड्यू है, उसका एक्नॉलेज हो जाता है बाय द अदर पार्टी। सो जब भी आपको कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में वो एक्नॉलेजमेंट दिखा के आप कर सकते हैं कि नहीं, ये पर्टिकुलर एक्नॉलेजमेंट जो है एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है और ये डिनाई नहीं कर सकते। तो समरी प्रोसीडिंग हम आगे डिस्कस करेंगे उसका। दूसरा क्या होता है, जब भी कोई पार्टी जिस दिन एक्नॉलेज कर लेता है, जैसे एमएसएमई एक्ट में तो लिमिटेशन अप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अगर आप किसी और लॉ में अगर रिमेडिएबल करना चाहें, सपोज आपने आईबीसी इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड में करते हैं, सूट फॉर रिकवरी के लिए जाते हैं, आर्बिट्रेशन के लिए जाते हैं, जो भी चीजें के लिए जाते हैं, तो जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट होता है जहां से एक्नॉलेज हो गया, सपोज जिसने आपने गुड्स एंड सर्विसेज आपने दिया उस दिन से तो ठीक है, 3 साल तक का पीरियड ऑफ लिमिटेशन है। लेकिन बीच में 3 साल 2 साल के बाद, अगर 1 साल 2 साल 3 साल के बाद कोई पार्टी अगर एक्नॉलेज करती कि हम ये पर्टिकुलर इंटरप्राइज, स्मॉल माइक्रो जो भी इंटरप्राइज है, उसके अगेंस्ट हमारा इतना अमाउंट ड्यू है, तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट होगा उस दिन से जिस दिन उसने एक्नॉलेज किया है डेट को। तो आप ये हमेशा ध्यान रखें कि एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट फ्रॉम टाइम टू टाइम लेते रहें। एक से दो इससे फायदा हो जाएंगे। एक तो उनका पीरियड ऑफ लिमिटेशन का बेनिफिट अवेल नहीं कर सकता जो बायर्स है या सर्विस रिसीवर है। दूसरा फायदा ये है कि जो भी आपका अमाउंट है वो एसर्टेन्ड है, हमें ये प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है। दो हमें रिक्वायरमेंट है कि इनवॉइस लगाना है, डिलीवरी चलान लगाना, ई-वे बिल्स लगानी है जब भी हम किसी चीज को क्लेम करते हैं। एट द सेम टाइम व्हेनेवर यू आर रिड्यूसिंग acknowledgement receipt by way of email or by hand और hard copy उन्होंने सप्लाई किया है with the stamp and signature of the accountable person of the organization, तो वो एक acknowledgement होता है। इसके दो फायदे हो जाते हैं जो हमने कहा आपको, एक तो लिमिटेशन से बाहर हो जाएंगे, उस दिन से आप 3 years मोर लिमिटेशन पीरियड बढ़ जाएगा। दूसरा है कि अमाउंट सर्टेन हो जाएगा। नेक्स्ट, रेगुलर फॉलो अप ऑन द ईमेल से व्हाट्सएप हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, फ्रॉम द डेटर्स हमने कर लिया। Obtaining balance confirmation from the debtors. Next slide. ये तो हम इंटरनली, अब एक्सटर्नली हम बात करेंगे कि एक्सटर्नल क्या क्या हम कर सकते हैं। अगर हमने किसी को गुड सप्लाई किया या सर्विसेज रेंडर किया, सारे हमने प्रोसेस फॉलो किए, परचेज ऑर्डर भी दिया या वर्क ऑर्डर हमने लिया या एग्रीमेंट किया, इनवॉइसेज जनरेट किए प्रॉपर, और उसके बाद हमने डिलीवरी की। डिस्पाइट हमने फॉलो अप भी किया, उसके बाद भी पेमेंट हमारा उस पर्टिकुलर बायर रिसीवर सर्विसेज जिसने भी सर्विस रिसीव किया वो नहीं करता है।
क्या क्या हमारे पास रिमेडी अवेलेबल है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिमेडी यही है कि हम माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज, तो MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006 के अकॉर्डिंगली जो हमारे राइट्स हैं, हमें जो प्रोटेक्शन मिला है उसका हम यूज कर सकते हैं। सेकेंड रिमेडी अपार्ट फ्रॉम द MSME, सेकेंड जो हमारे पास रिमेडी होगा वो होगा रिकवरी रिकोर्स अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। ये 2016 में लॉ इम्प्लीमेंट हुआ है, बहुत ही डायनेमिक लॉ है और इसके थोड़े क्राइटेरिया पहले तो कम था, 1 लाख रुपये था, अब उसको 1 करोड़ बढ़ा के कर दिया गया है। तो अगर 1 करोड़ या उससे ज्यादा का अगर कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट ड्यू एंड पेबल है, और नेचुरल है, कोई डिस्प्यूट नहीं है, क्योंकि जो भी हम इंटरनल डिस्कस किया अभी हमने, इंटरनल मैकेनिज्म हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने यहाँ, और उसके अकॉर्डिंगली अगर हमारा ड्यू एक्नॉलेजमेंट है, सारे हमने प्रोसेस फॉलो किए फ्रॉम द परचेजर टू इनवॉइसेस टू यूए बिल्स टू डिलीवरी डिलीवरी चलान एंड रिसीविंग एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डिलीवरी, तो हम IBC में जाते हैं और अपोजिट के पार्टी के पास कोई डिफेंस नहीं होता है, क्योंकि उनको फेस करना पड़ता है बड़ा हार्श, या तो वो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में जाएं या फिर आपका पेमेंट जो भी है सेटल करके पे करें। 10 दिन का ही टाइम उसमें, मतलब बहुत ज्यादा नहीं होता, विद इन 10 डेज या तो वो पे करें या फिर हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। जो 3-4 रिपोर्सेज हमारे पास हैं। थर्ड वन इज, अगर आप सपोज कीजिए आपने किसी को सर्विस दिया, सर्विसेज दिया, एज ए सिक्योरिटी आपने उनसे कहा कि जो भी हम चीजें सप्लाई कर रहे हैं उसके अगेंस्ट आप ना हमें चेक दे दीजिए, PDC पोस्ट डेटेड चेक हमने ले लिया, कि ड्यू डेट पर सपोज आज से 2 महीने के बाद, 10 दिन के 15 दिन के बाद हमारा पेमेंट टर्म्स है, या 90 डेज के 45 डेज के पेमेंट टर्म्स है, उस डेट का हमें चेक दे दीजिए। जब हमारा अमाउंट ड्यू हो जाएगा, ड्यू एंड पेबल होगा, हम चेक को कैश करा लेंगे। तो वैसे केसेस में या तो हम चेक हम बैंक को प्रेजेंट करते हैं, तो बैंक चेक या तो ऑनर करता है, या अगर किसी कारण से उन्होंने स्टॉप पेमेंट लगा दिया या फिर सफिशिएंट फंड नहीं, तो चेक बाउंस हो जाता है। तो सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में हमें बहुत राइट्स दिए गए, क्योंकि अगर कोई चेक बाउंस हो जाता है तो प्रिजम्पशन ऑफ ये प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि बोनाफाइड कंसिडरेशन के लिए चेक इशू हुआ था, और जो भी चेक जिसने इशू किया है उसके अगेंस्ट क्रिमिनल और सिविल दोनों प्रोसीडिंग चलती है, बड़ा समरी प्रोसीडिंग है, और बहुत जल्दी रिलीफ इसमें भी मिल जाता है। 138 में भी अगर 138 के केसेस हैं, किसी ने जेन्युइन चेक इशू किया तो अपने लाइबिलिटी से बच नहीं पाते हैं। और मोर ओवर 138 में लाइबिलिटी जो होती है कंपनी के साथ साथ उसके जो डायरेक्टर से सिग्नेटरी है, कम से कम जिन्होंने चेक को साइन किया, उनकी लाइबिलिटी भी आती है। फोर्थ वन इज आर्बिट्रेशन बिटवीन द पार्टी। अगर आपने जैसे परचेज ऑर्डर है, वर्क ऑर्डर है, या फिर एग्रीमेंट आपने किया किसी गुड्स को सप्लाई करने के लिए, सर्विस को रेंडर करने के लिए, और उसमें एक आर्बिट्रेशन क्लॉज एज पर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 सेक्शन 9 का अगर आर्बिट्रेशन क्लॉज है तो हम उसका बेनिफिट लेके मैटर को आर्बिट्रेशन के लिए रेफर करा सकते हैं, और आर्बिट्रेशन अवार्ड लेके उसको एग्जीक्यूट करा के हम चाहें तो उसको भी वो रेमेडिएबल अवेल कर सकते हैं। एंड फिफ्थ वन इज लास्ट, जो बहुत पुरानी ट्रेडिशनल स्ट्रेटजी है, सिविल सूट फॉर रिकवरी, फाइल सूट फॉर रिकवरी। सो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम पहला जो हमने डिस्कस किया था, रेमेडी, एक्सटर्नल रेमेडी टू रिकवर आवर डिलेड पेमेंट, क्या है? तो पहला रेमेडी क्या है कि हमने डिस्कस किया कि हम अगर MSME हैं, अगर माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं, तो हमें MSME एक्ट में ही बहुत सारे प्रोटेक्शन दिए गए हैं और बहुत सारे मैकेनिज्म बताए गए हैं, जिसको यूज करके हम अपनी जो भी डिलेड पेमेंट का आउटस्टैंडिंग पेमेंट है उसको हम रिकवर कर सकते हैं। तो सेक्शन 15 इसका इंपॉर्टेंट है, वेयर एनी सप्लायर सप्लाइज एनी गुड्स और रेंडर्स एनी सर्विसेज, the buyer shall make the payment or on or before the date agreed or between 45 days from the day of the acceptance or day of deemed acceptance। तो मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया कि हमें जो MSME एक्ट है उसमें क्लियर कट है कि विद इन 15 डेज फ्रॉम द अपॉइंटेड डेट का जिस दिन हमने गुड्स डिलीवर कर दिया उनको, या फिर अगर उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया है उसको जिस दिन ऑब्जेक्शन रेज किया, और ऑब्जेक्शन जिस दिन हमने रिमूव किया उसके 15 दिन के अंदर उन्हें देना है। एक अलग क्लॉज है कि अगर हमने एक्सटेंड कर दिया, सपोज 90 डेज का हमने पेमेंट टर्म्स रख दिया,
तो कोड कहता है कि मैक्सिमम जो पीरियड हम दे सकते हैं लॉ के अकॉर्डिंगली, एमएसएमई एक्ट के अकॉर्डिंगली, जो 45 डेज में ड्यू हो जाएगा, चाहे हमने 90 डेज दिया हो। अगर उन्होंने 90 डेज में पेमेंट कर दिया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो जो इंटरेस्ट की लायबिलिटी उनकी होगी वो 45 डेज से स्टार्ट हो जाएगी, मैक्सिमम जो पीरियड होगा। अदरवाइज आपके पास ऑलरेडी सेक्शन 15 का है कि 15 डेज फ्रॉम द अपॉइंटेड डे ऑफ द एक्सेप्टेंस। सेक्शन 16 में हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है कि 16 में कहता है कि आपको क्या मतलब क्या बेनिफिट होगा अगर उन्होंने 45 डेज में आपको नहीं पेमेंट किया, तो रिमेडी क्या, अपार्ट फ्रॉम गोइंग टू द कोर्ट, आपके पास अलग क्या एमएसएमई में जो है अलग से देता है, जो बाकी लॉ में नहीं है। तो ये सेक्शन 16 ये कहता है कि बायर फेल्स टू मेक द पेमेंट विदिन द स्टिपुलेटेड टाइम एज स्टेटेड इन सेक्शन 15, then the buyer shall be liable to pay compounded interest with monthly rest। मैंने कहा compounded rate of interest होगा, मंथली रेस्ट पर, हर महीने वो प्रिंसिपल हो जाएगा, अगले महीने से फिर जो एग्रीगेट अमाउंट होगा उसको कंपाउंडेड इंटरेस्ट लगेगा। टू द सप्लायर ऑन द डिफॉल्ट अमाउंट एट 3 times ऑफ बैंक रेट नोटिफाइड बाय द आरबीआई। आरबीआई समय समय पर बैंक रेट नोटिफाइड करता है, 5 से 6% के बीच में वेरी करता है। तो अकॉर्डिंगली 3 times ऑफ बैंक रेट आपको कंपाउंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, विथ मंथली इंटरेस्ट मिलेगा। ये तो आपके लिए है कि 15 से 16 जो सेक्शन है आपको बताता है कि किस केस में आपको मान लिया जाएगा कि उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया, कि 45 डेज तक उन्होंने पेमेंट नहीं दिया तो डिफॉल्ट मान लिया जाएगा मैक्सिमम पीरियड। अदरवाइज जो पेमेंट की उनकी लायबिलिटीज है वो 15 दिन फ्रॉम द अपॉइंटेड डेट। अपॉइंटेड डेट मैंने 2-3 एक्सप्लेन किया है कि अपॉइंटेड डेट होता क्या, जिस दिन आपने गुड्स डिलीवर कर दिया, या अगर डिफेक्ट किसी ने रेज किया तो डीम्ड, जिस दिन आपने रिमूव किया उस दिन से मान लिया जाएगा कि आपका डिफेक्ट रिमूव हो गया, उस दिन से अपॉइंटेड डेट शुरू होगा। 15 डेज दे आर सपोज टू मेक द पेमेंट। अगर उन्होंने 15 डेज में नहीं किया तो 45 डेज से यू आर इंटाइटल्ड टू फॉर द इंटरेस्ट। अगर आपने 15 डेज से ज्यादा का उनको पेमेंट टर्म्स दिया, अदरवाइज 15 डेज के बाद दे आर इंटाइटल्ड फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट कंपाउंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट विथ मंथली रेस्ट at 3 times of bank rate। Next slide please। रेफरेंस टू द ये तो हमारे इंटाइटलमेंट है, मतलब हमें ये बेनिफिट है कि हमें 3 times ऑफ बैंक रेट इंटरेस्ट मिलेगा, विथ मंथली इंटरेस्ट मिलेगा, और 45 डेज के बाद इंटरेस्ट की लायबिलिटी आ जाती है एनी केस, वेदर आपने 90 डेज 100 डेज कितना दिन का भी पेमेंट टर्म दिया हो। लेकिन इसको इन्फोर्स कैसे करें, इशू ये है कि क्या एमएसएमई में ही कोई प्रोविजन है कि इसको इन्फोर्स करें, या हमें सिविल कोड जाना पड़ेगा, या किस कमर्शियल कोड जाना पड़ेगा, या रेपुटेशन के लिए जाना पड़ेगा। तो उसकी मैकेनिज्म भी हमें एक्ट में ही डिफाइन किया गया है। सेक्शन 18 का आता है एनी पार्टी टू ए डिस्प्यूट में मेक ए रेफरेंस टू द एमएसएमई एफसी, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं समाधान, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज फैसिलिटेशन काउंसिल। द समाधान विच विल एट द फर्स्ट इनिशिएट कंसिलिएशन between the party. If the conciliator fails, it shall either it shall take up the matter for arbitration, or shall refer it to any institutions providing alternate dispute resolution services। अब होता क्या है कि जब भी हम 45 डेज तक हमारा पेमेंट नहीं आया, जो भी पेमेंट टर्म्स हमने दिया उसको नहीं आया, तो हम सेक्शन 18 में एमएसएमई में आए, हम समाधान में एक रेफरेंस है, वहां पे हम अपना एप्लीकेशन फाइल करें कि ये बायर है, इन्होंने हमने जो प्रोसीजर हमने फॉलो किया, इनको ये सप्लाई दिया, परचेज ऑर्डर हम इन्होंने इशूड परचेज ऑर्डर अगेंस्ट मी एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ द परचेज ऑर्डर, हमने गुड सप्लाई किया या वर्क ऑर्डर के अकॉर्डिंग सर्विसेज टेंडर किए, और इस गुड्स के सप्लाई का सर्विस रेंडर का प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट, इसके प्रूफ के लिए हम ट्रांसपोर्ट रिसीट हमारे पास है, ये बिल्स है, और उन्होंने इस टाइम जो प्रिस्क्राइब्ड है लॉ में उसके विदिन इन्होंने पेमेंट हमें नहीं किया, तो दे आर इन डिफॉल्ट। सो एक रेफरेंस का लीजिए, एक एप्लीकेशन हम फाइल करते हैं, ऑनलाइन पोर्टल पे अवेलेबल है, उसके लिए ऑनलाइन आप प्रोसीजर फॉलो करके कर सकते हैं, या उद्यमिता जो हेल्पलाइन है वो आपको हेल्प कर देगा इसमें फाइल करने में। तो उसमें रिक्वायरमेंट होती है, वो मैं डिस्कस करूंगा नीचे, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे हम फाइल करेंगे। तो हम वहाँ अप्रोच कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। अब जब हम एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो प्रोसेस क्या है वहाँ पे, एक तो फर्स्ट इशू होगा कि हम एप्लीकेशन कैसे फाइल करें। जब एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो प्रोसेस क्या होगा वहाँ पे, जब भी हम
कोई एप्लीकेशन या रेफरेंस देते हैं, तो जो समाधान है MSCFC है, फैसिलिटेशन सेंटर है, वो अगले पार्टी को नोटिस इशू करता है और कोशिश करता है कि जो इश्यूज है वो मेडिसियन या कंसिलिएशन से खत्म हो जाए। दोनों पार्टी को बुलाया जाएगा, दे विल सिट अक्रॉस द टेबल एंड डिस्कस एंड ट्राई टू रिजॉल्व द पेमेंट टर्म। अगर पेमेंट टर्म्स उनका नहीं सेटल होता है, सपोज 90 डेज का एक पीरियड है कि इस दौरान हमने रेफरेंस दिया, शैल बी डिसाइड विद इन 90 डेज, हमने उनको रेफरेंस दिया, पार्टी आई, दे आर डिनाइंग नो, हमने गुड्स नहीं लिया या डिफेक्टिव गुड्स हुआ, जिसका हम ऑलरेडी प्रीवियस जो हमने डिस्कस किया अकॉर्डिंगली हम करेंगे, तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग प्रूफ है हमारे फेवर में कि ना हमारे गुड्स में कोई डिफेक्ट है, ना सर्विसेज में डिफेक्ट है, हमने प्रॉपर्ली टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द बायर्स हमने सब कुछ डिलीवर कर दिया, और बायर अब डिसऑनेस्ट हो गया, दे डू नॉट वांट टू मेक द पेमेंट, उसके अकॉर्डिंगली हम अपना एस्टैब्लिश करेंगे। वो डिनाई कर सकते हैं, देयर इज अ चांस, लेकिन कुछ केसेस में बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ केसेस में होता है कि जब भी कंसिलिएशन मीडिएशन होता है तो बायर्स या रिसीवर ऑफ गुड्स से वो सेटल करके पेमेंट कर देते हैं। तो ये इस चीज़ पे उसे मीडिएशन में या कंसिलिएशन कर लें, उसको सेटलमेंट हुआ, पेमेंट आपको मिल गया। अगर ये फेल हो जाता, सपोज फेल हो गया, तो क्या होगा? तो समाधान के पास दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, या तो खुद ही इस मैटर को आर्बिट्रेशन खुद ही कर ले, टेक अप द आर्बिट्रेशन इटसेल्फ और आर्बिट्रेट द मैटर टू एडजुडिकेट अपॉन द मैटर, कि बायर ने जो सप्लायर ने जो सप्लाई किया वो सही था, अकॉर्डिंगली अवार्ड पास कर दे। या फिर बायर का पॉइंट स्ट्रांग है, अगर हमने सारी चीजें फॉलो नहीं की, हम उसको एस्टेब्लिश नहीं कर पाए अपना क्लेम, तो रिजेक्ट कर दे, जो भी है वो डिपेंड करता है। लेकिन जिस दिन हमने रेफरेंस, जब हम एमएसएमई में जाते हैं, तो जो भी अवार्ड आएगा, जो भी अगर आपने एस्टेब्लिश किया है, along with the इंटरेस्ट आएगा, जो हमने अभी 16 में डिस्कस किया, 3 टाइम्स ऑफ बैंक रेट, कंपाउंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, विद मंथली रजिस्टर मिलेगा, अवार्ड का इंटीग्रल पार्ट होगा। एमएससी समाधान ये नहीं कर सकता कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट हम दे रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं दे रहे, इंटरेस्ट देना ही देना है उनको। और इवन हम अगर प्रिंसिपल अमाउंट हम सपोज किया कि बहुत ज्यादा डिले, साल 2 साल 3 साल डिले हो गया है, और प्रिंसिपल अमाउंट हमें मिल गया, लेकिन इंटरेस्ट जो एक्रू वाइज लॉ के अकॉर्डिंग वो नहीं मिला, तो केवल हम इंटरेस्ट के लिए भी जा सकते हैं कि हमारे जो पेमेंट में इन्होंने देने में इतनी देर डिले हुआ, इतना देरी हुआ, तो इस पीरियड में जो हमारा इंटरेस्ट एक्रू हुआ वो उनको पे करना होगा। तो इंटरेस्ट इटसेल्फ कैन बी क्लेम्ड, और आप चाहें तो प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट हो, लेकिन जब भी अवार्ड पास होगा तो इंटरेस्ट शैल बी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अवार्ड। इंटरेस्ट होना ही होना, इंटरेस्ट का पार्ट होना है, वेव कोई नहीं कर सकता है। तो आर्बिट्रेशन या तो समाधान खुद उसके मेंबर्स करेंगे, या फिर कोई इंस्टीट्यूशन हो, जैसे दिल्ली में दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है, तो वहाँ रेफर कर देते हैं कि वहाँ पे जाएं, आप आर्बिट्रेशन करा लें। और आर्बिट्रेशन जो होगा एमएससी एक्ट के अकॉर्डिंगली होगा, कि जो भी इंटरेस्ट रेट होगा, जो भी उसका फॉलो अप, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होगा, एमएसएमई एक्ट के अकॉर्डिंगली डिसाइड होगा। जो अवार्ड होगा आपके फेवर में अवार्ड होगा, अवार्ड आपके फेवर में आ गया। अब इससे बेनिफिट क्या है कि जब भी कोई अवार्ड आता है तो कोई अपील में जाए, या तो अवार्ड में जो 90 डेज पेमेंट टर्म्स है, 90 डेज में वो पे कर दें, या फिर एक सेकंड ऑप्शन ये है कि वो चैलेंज कर लें, कहीं अपील में चले जाए। तो अपील में जाने के लिए एक सबसे बड़ी उनके पास हिंड्रेंस क्या है कि उसका 75% उस पार्टिकुलर कोर्ट या ट्रिब्यूनल में उनको डिपॉजिट करना पड़ता है, और बिना डिपॉजिट किए वो अपील में जा ही नहीं सकते। तो इस लॉ की ब्यूटी ये है कि जब भी अवार्ड आपके फेवर में आता है तो आपके पास ये स्ट्रॉन्ग ग्राउंड हो जाता है रिकवरी ज्यादा होने का, कि 75% का अलावा अगला अपील में जा ही नहीं सकता है, तो इसमें रिकवरी के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। MSME to have the jurisdiction in terms of the suppliers plan. MSME में अगर हम डिसाइड करते हैं जुरिस्डिक्शन कहाँ है, सपोज कीजिए कि आपने यहाँ दिल्ली में बैठे हुए हैं, दिल्ली से आपने सप्लाई किया, यू हैव सप्लाइड द गुड्स टू चेन्नई या बेंगलोर, मुंबई, व्हाटएवर, एनीवेयर इन द कंट्री। तो जो पार्टिकुलर MSME का समाधान का जो कहाँ पे वो ट्राई हुआ, कहाँ पे हम समाधान में फाइल करें, तो आप ऑनलाइन फाइल करेंगे, ऑटोमेटिकली वो जनरेट हो जाता है, इस प्लेस में आपका जुरिस्डिक्शन है। ये डिसाइड कैसे होगा? तो जो सप्लायर है, जो सप्लायर ऑफ गुड्स है, वो डिसाइड करेगा, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस डिसाइड करेगा कि किस MSCFC में
वो पार्टिकुलर रेफरेंस कंसिलिएशन आर्बिट्रेशन चलेगा, दैट शुड बी ट्राई। तो इसके सबसे बेनिफिट ये है कि अगर आप किसी और सिविल सूट में जाते हैं तो जो बायर्स हैं या रिसीवर ऑफ गुड्स हैं उनके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस उस पर डिसाइड होता है। सपोज आपने मुंबई में कोई गुड सप्लाई कर दिया या सर्विसेज रेंडर की, आप दिल्ली से, आपका कंपनी है या जो भी पार्टनरशिप है दिल्ली में रजिस्टर्ड है, और जो कंपनी या जो भी बड़ी कॉर्पोरेट है या इंडिविजुअल है पार्टनरशिप है उसने सर्विस रिसीव किया मुंबई में, तो जो सिविल सूट में जाएंगे हम तो वो डिसाइड होगा कि बायर कहाँ पे रहता है, वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ ऑर्डिनरी रिजाइड्स और वर्क फॉर गेन, उसका जो प्लेस ऑफ बिजनेस डिसाइड होता है। लेकिन एमएसएमई एक्ट में ये स्पेशल बेनिफिट है, स्पेशल प्रोविजंस है कि जो सप्लायर है उसके प्लेस ऑफ बिजनेस उसके रेजिडेंस के अकॉर्डिंगली प्लेस ऑफ समाधान, जो जुरिडिक्शन ऑफ समाधान डिसाइड होता है। ये सब बहुत ही अच्छी बात है, आपके लिए कन्वीनियंस है, क्योंकि मुंबई में जाके अगर आप किसी केस को फाइट करते हैं तो ज़्यादा डिफिकल्ट है। अगर आप वही केस दिल्ली में रखें और दिल्ली वाले प्लेस पे रखे, मुंबई बायर है या एनी ऑफ द कंट्री वो आता है यहाँ पे, वो फाइट डिफेंड करता है, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर हिम, तो देयर इज मोर चांसेस ऑफ रिकवरी अंडर द MSME having regard to that particular provision. और एक प्रोविजन है कि एवरी रेफरेंस शैल बी डिसाइडेड विद इन ए पीरियड ऑफ 90 डेज, 90 डेज में वो डिसाइड करते हैं, अदरवाइज आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन के लिए भेज देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अभी हम रेफरेंस की एक छोटा सा बात कर लेते हैं, उसके बाद में इंसॉल्वेंसी एंड अदर क्राइटेरिया हम डिसाइड करेंगे। तो आप एमएसएमई समाधान पोर्टल पर उद्यमिता हेल्पलाइन भी आपको हेल्प करता है इस मामले में, रेफरेंस फाइल करने, एप्लीकेशन फाइल करने में। उसके लिए रिक्विजिट डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आपके लिए? एक तो आपको परचेज ऑर्डर चाहिए, या अगर परचेज ऑर्डर नहीं है, इनकेस आपने उस समय बहुत माइन्यूटली अपने बिजनेस पर इंटरनली मैनेज नहीं किया, तो आपको एक एफिडेविट देना पड़ता है कि ये ओरल अंडरस्टैंडिंग थी, कि हमारा ओरल अंडरस्टैंडिंग था अकॉर्डिंगली। उसके अलावा आपको इनवॉइसेस जो है, इनवॉइसेस का पीडीएफ आपको अपलोड करना पड़ता है रेफरेंस के लिए, जो अमाउंट ऑफ ड्यू है वो एक्सप्लेन करके। जब भी आप फाइल कर देंगे प्रोसेस फॉलो करके, तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो जाएगा, उसमें रेफरेंस नंबर होगा, उसी का रेफरेंस कोड करके आप फिजिकल कॉपी उनको सप्लाई कर दें जो भी समाधान है वहाँ पे, ताकि वो नोटिस अपोजिट पार्टी को भेज दें। स्टेटमेंट का क्लेम प्रॉपर बना के आप फाइल कर दें, ताकि फ्यूचर के लिए आपका एक रेफरेंस हो जाए। अकॉर्डिंगली आप मेडिएशन या कंसिलिएशन या आर्बिट्रेशन के लिए जाते हैं, वो प्रोसीजर फॉलो होगा। आर्बिट्रेशन हम नीचे डिस्कस कर लेंगे, आर्बिट्रेशन में कैसे करते हैं। सेकेंड जो ऑप्शन है वो है इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड 2016। अब इसमें क्या है कि पहले तो 1 करोड़ का डिफॉल्ट का क्राइटेरिया था, लेकिन अब क्या हो गया है कि अगर गुड्स एंड सर्विसेज आपने प्रोवाइड की है और उसका जो अमाउंट है 1 करोड़ उससे ज्यादा है, कुछ दिन पहले, 2-3 वीक पहले जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, उससे पहले तक ये क्राइटेरिया एनक्लाइड का नेशनल कंपनी लॉ ऑफ लेट ट्रिब्यूनल का जजमेंट आया, उससे पहले था कि जो प्रिंसिपल अमाउंट था, जो कंसिडरेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज था, वो 1 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अब लॉ है कि अगर प्रिंसिपल अमाउंट 1 करोड़ से कम है, लेकिन अगर इंटरेस्ट है जो एग्रीमेंट का पार्ट है, तो वो भी अगर दोनों क्लब करके प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट भी 1 करोड़, 1 करोड़ और मोर देन 1 करोड़ है, तो आप इस लॉ को अवेल कर सकते हैं। इसमें प्रोसीजर क्या है और कितना क्विक रिकवरी चांसेस है, अभी मैं आपको 1 by 1 एक्सप्लेन करेंगे। तो जो थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया है कि 1 करोड़ होना चाहिए। दूसरी क्राइटेरिया होना चाहिए कि अपोजिट पार्टी जो कंपनी होनी चाहिए। आप इंडिविजुअल या पार्टनरशिप के लिए भी नोटिफाई नहीं हुआ तो यू कैनॉट फाइल इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग अगेंस्ट पार्टिकुलर इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फॉर्म अनलेस इट इज इनकॉर्पोरेटेड, बॉडी इनकॉर्पोरेटेड। तो आप कंपनी और एलपी के अगेंस्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अगेंस्ट फाइल कर सकते हैं। इसमें है कि जुरिडिक्शन डिसाइड होगा, जैसे हमने कहा कि एमएसएमई एफसी में है कि जहां आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है सप्लायर का, वो डिसाइड करता है जुरिडिक्शन कहाँ होगा। लेकिन जब हम आईबीसी में जाते हैं तो जो बायर्स है या फिर सर्विस रिसीवर है, दैट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ दैट पर्टिकुलर buyer or service receiver shall be the deciding factor for the jurisdiction national company law tribunal, under which the insolvency application for insolvency, initiation of insolvency, corporate insolvency resolution process shall be filed.
तो एक तो है कि ये जहाँ पे अपोजिट पार्टी का लें, उसको रिस्पोंडेंट का लें या बायर्स का लें, सर्विस रिसीवर का लें, जो जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा उसके अकॉर्डिंगली जुडिशन डिसाइड होगा। दिल्ली का है तो नेचुरल है दिल्ली में है, अगर इलाहाबाद उत्तराखंड का है तो इलाहाबाद में, यूपी और उत्तराखंड के तो इलाहाबाद में है। अगर आप पंजाब हरियाणा से हैं तो चंडीगढ़ में होगा। अकॉर्डिंगली जो भी 13 एनसीएलटी बेंचेज है अकॉर्डिंगली डिसाइड होगा, सबका स्टेट बटा हुआ, कौन सा स्टेट किस पार्टिकुलर एनसीएलटी के जुडिशन में आता है, अकॉर्डिंगली हम एप्लीकेशन फाइल करेंगे। तो 2 क्राइटेरिया होगा कि 1 करोड़ से ज्यादा डिफॉल्ट होगा, अब इंटरेस्ट को भी उसमें ऑपरेशनल डेट में इंक्लूड करते हैं। दूसरी क्राइटेरिया का है कि अगर जो जिससे हमें रिकवरी लेनी है वो कंपनी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होनी चाहिए। अब थर्ड क्राइटेरिया कि हम क्या इसके आगे हम करना क्या, तो सेक्शन 1 नोटिस हम भेजते हैं पहले, ये हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, ऐसे ऐसे आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो भी हिस्ट्री है फ्रॉम द रिसीविंग ऑफ परचेज ऑर्डर, इंटरव्यू एग्रीमेंट फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स टिल द डिलीवरी ऑफ गुड्स, ये है। हमने ये इनवॉइसेस जनरेट किया है, ये सारे इनवॉइसेज इसको अटैच करके हम एक नोटिस भेजते हैं और उसमें 10 डेज का स्टैट्यूटरी पीरियड है, हम उसको नहीं इंक्रीज कर सकते ना डिक्रीज करते। विद इन 10 डेज दे आर आइदर सपोज टू मेक द पेमेंट और रिप्लाई, आपको रिप्लाई करेंगे कि वेदर देयर वाज ए डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द क्वालिटी ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। केवल एक ही उनके पास डिफरेंस है कि गुड्स की क्वालिटी के रिगार्डिंग और सर्विस के क्वालिटी के रिगार्डिंग अगर कोई डिफिशिएंसी है जो उन्होंने नोटिस से पहले आपको कम्युनिकेट किया, दैट इज रूटेड इन द कम्युनिकेशन एक्सचेंज बिटवीन द पार्टी, तो वो एक डिफेंस है जहां पे वो डिफेंस ले सकते हैं, या फिर सूट और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग कोई पेंडिंग है तो वो हो सकता है। ये 3 क्राइटेरिया छोड़ दिया जाए, ये एक तो डिस्प्यूट है रिगार्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज, सेकंड वन है कि कहीं सूट और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग पेंडिंग हो, इसके अलावा कोई भी डिफेंस नहीं है उनके पास, they are supposed to make the payment within 10 days from the issue of receiving of the notice. Otherwise, we will make an application under section 9. सेक्शन 9 में एक एप्लीकेशन का प्रोविजन है कि हम एनसीएलटी में एक एप्लीकेशन लगाते हैं कि ये पार्टिकुलर बायर्स जो है has become insolvent, they are not in a position to discharge their liabilities. So a particular proceeding called corporate insolvency resolution process, जो insolvency का resolution process initiate किया जाए, कोर्ट के पास वही 2 क्राइटेरिया मैंने बताया, जो एक डिस्प्यूट होना चाहिए गुड्स और सर्विसेज के रिगार्डिंग, सेकंड वन आर्बिट्रेशन सूट, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग और सिविल सूट कहीं पेंडिंग होना चाहिए, इसकी छोड़ के अगर ये दोनों क्राइटेरिया नहीं है तो एनसीएलटी के पास एनसीएलटी शैल इनिशिएट, उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं, दे विल हैव टू इनिशिएट द प्रोसीडिंग ऑन द आईबीसी। अब इस आईबीसी की प्रोसीडिंग तो शुरू हो जाती है, लेकिन हमारे इससे जो बायर्स हैं उनको क्या इफेक्ट पड़ता है, उनका बोर्ड सस्पेंड हो जाता है। तो कोई भी मैनेजमेंट ये नहीं चाहेगा कि ओवरनाइट उसकी कंपनी किसी और के पास चली जाए। जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आप नॉमिनेट करेंगे, या फिर आप नॉमिनेट नहीं करते हैं तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल उसको अपने पैनल से अपॉइंट करता है, जो दे आर कंसिडर टू बी द कोर्ट ऑफिसर्स, उनको अपॉइंट करता है। वो कंपनी को रन करेंगे, कंपनी को या तो सेल करेंगे या उसका रेजोल्यूशन जैसे होगा, और जो भी प्रोसीड्स आएगा वो जितने भी क्रेडिटर हैं वाटरफॉल मैकेनिज्म अंडर सेक्शन 53 ऑफ आईबीसी इंसॉल्वेंसी मैकेनिज्म को डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कोई भी कंपनी मैनेजमेंट ये नहीं चाहेगा कि उसके गोइंग कंसर्न जो होता है, आपके एक अमाउंट ड्यू जो भी 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 5 करोड़ जो उसके वजह से उनके मैनेजमेंट से चला जाए। जब भी इंसॉल्वेंसी शुरू होती है तो एक तरह से 99.9% केसेस में शेयर्स का वैल्यू नील, तो कोई भी शेयर होल्डर ये नहीं चाहेगा कि छोटे से अमाउंट के लिए, जो भी आपका 1 करोड़ या उससे ज्यादा के अमाउंट है, बहुत मेजर अमाउंट नहीं होगा, क्योंकि अगर उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज अगर अवेल किए हैं तो जिस प्रोपोर्शनेट में अवेल किया होगा अकॉर्डिंगली उनका टर्नओवर भी होगा। तो नहीं, कोई नहीं चाहेगा कि उसका शेयर का वैल्यू नील हो जाए, एज ऑन डेट कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाए। तो जैसे ही हम सेक्शन 8 की नोटिस को सर्व करते हैं तो हमें अप्रोच करते हैं कि आधा हम निगोशिएट कर लें, एक निगोशिएशन के बाद हम एक रेजोल्यूशन पर आते हैं। रेजोल्यूशन पर आते हैं कि पार्टिकुलर सेटलमेंट और अक्रॉस द टेबल बैठ के हम या तो सेटलमेंट कर लें, या उनके कई केसेस में ये होता है कि जब भी हम नोटिस सर्व करते हैं, स्मेलिंग दैट वी आर इंटेंडिंग टू इनिशिएट द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस एज पर लॉ, खुद ही पेमेंट कर देते हैं। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन हो सकता है, इंटरेस्ट वेव की बात करें तो वो डिपेंड करता है आपके डिस्क्रिप्शन पे। अदरवाइज ये मैंडेटरी प्रोविजन है और इसे बहुत ही हार्श प्रोविजन है।
क्योंकि मैनेजमेंट सस्पेंड हो जाता है, शेयर्स का वैल्यू नील हो जाता है, बहुत सारी लाइबिलिटी उन पे आ जाती है। अगर कंपनी में मिसमैनेजमेंट या सैफनिंग ऑफ फंड होगा, फॉरेंसिक और ट्रांजैक्शन ऑडिटेड पॉइंट होता है, और सारी जो जितने डाइवर्जन हुए हैं या मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड है या सैफनिंग है, वो ब्रिंग बैक करना पड़ता है एक्स मैनेजमेंट को। तो कोई भी मैनेजमेंट, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, जब से शुरू हुआ है 2017 से, 16 में लॉ है, 17 से प्रोसीडिंग शुरू हो गई, तब से मैंने अभी तक देखा है कोई भी मैनेजमेंट जानबूझ के, अनलेस दे डू नॉट हैव फंड टू मेक द पेमेंट, वो नहीं चाहता कि कंपनी इस रूट पे चला जाए। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल है। प्रोवाइडेड जो भी आपके ड्यूज हैं, ड्यू एंड पेबल अमाउंट है, दैट शुड बी मोर देन 1 crore इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इफ यू हैव an agreement to that effect that after 45 days, 30 days, 90 days interest will be chargeable, or you are the MSME. So in law itself there is a provision for charging of interest. So interest provision है वहाँ पे, प्रिंसिपल प्राइस इंटरेस्ट इंक्लूड करके आप 1 crore से ज्यादा का अगर अमाउंट बनता है, तो दैट इज द बेस्ट वे आइदर टू रिकवर और पुट द कंपनी टू फेस द consequences for not making the payment to your legitimate outstanding amount. नेक्स्ट वन, हमने ये सी वर्क क्राइटेरिया क्या, डिफॉल्ट हमने स्लाइड में दिया, डिफॉल्ट ऑफ मोर देन 1 crore, एप्लीकेशन ओनली बी फाइल्ड अगेंस्ट ए कॉर्पोरेट पर्सन, जुडिशियल एनसीएलटी बेस्ड ऑन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द डेटर, जो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब नेक्स्ट हमने एक रिमेडी बताई, जो रिमेडी नंबर 3 था, अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। वन 38 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में है कि जब भी हमने एक आपको रिमेडी बताई थी कि जब भी आप किसी के साथ बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए एंटर करें, तो एक हम रिमेडी, इंटरनल जो रिमेडी थी उसमें हम ये कर सकते थे कि हम जब भी सप्लाई करें उनको, जब भी सप्लाई करते हैं, एक्नॉलेजमेंट लेते हैं, एट द सेम टाइम हम कहेंगे आप चेक दे दें, हम पेमेंट टर्म हमारा 90 days है, 45 days है, 1 month है, वट एवर द पेमेंट टर्म्स में बी, यू शुड इशू ए चेक पोस्ट डेटेड व्हेन दैट अमाउंट विल बिकम ड्यू एंड पेबल, उस डेट का हमें चेक दे दें, और उस चेक को आप नॉट एज ए सिक्योरिटी चेक, आप उस चेक को रखें, जिस दिन ड्यू एंड पेबल होगा उस दिन हम आपको आपके अकाउंट में डालेंगे, क्योंकि डेट पोस्ट डेटेड चेक है। तो हम ये नहीं कर सकते उसके पहले हम प्रेजेंट करेंगे, कि उससे पहले प्रेजेंट कर देंगे तो प्रीमैच्योर चेक होगा, वो बाउंस हो जाएगा। तो हम चेक मिल जाता है, चेक हमारे पास एक जैसे सिक्योरिटी रहता है, हम उसको ड्यू डेट पर प्रेजेंट करते हैं। इनकेस अगर हमारा बायर या रिसीवर ऑफ गुड्स है टर्न डिसऑनेस्ट, if he turns dishonest or he does not intend to make the payment as per the terms of the purchase order, work order or invoices, where we have already mentioned the payment terms, are discussed it in the foregoing earlier, तो चेक बाउंस होगा। बाउंस के तो 2-3 क्राइटेरिया हैं, इनसफिशिएंट फंड हो जाए, स्टॉप पेमेंट कराते, जो भी जैसे किसी चेक को हमें नहीं पेमेंट करना होता है, किसी कारण से हम नहीं पे करना चाहते हैं, तो हम स्टॉप पेमेंट का रिक्वेस्ट बैंक को देते हैं, बैंक उसको डिसनोट कर देता है, अलॉन्ग विद चेक रिटर्न मेमो जो भी प्रेजेंट करता है उसको मिल जाते हैं, अलॉन्ग विद बाउंस चेक। अब आपके पास रेमेडी क्या है, ये बहुत ही टाइम बाउंड प्रोसेस है, आप इसको लिंगर नहीं कर सकते कि हमने चेक बाउंस कर गया 1 साल अपने पास रखे रहे या फिर प्रोसीडिंग शुरू करें, ऐसा नहीं हो सकता। 138 में स्पेसिफिक है, क्योंकि इसमें प्रिजम्पशन ऑफ कंसिडरेशन अगेंस्ट द बायर एस्टेब्लिश है, हमें कुछ एस्टेब्लिश नहीं करना। हमने चेक अगर दे रहे हैं, कोई हमारे फेवर में चेक इशू करता है, तो ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा, ये मान लिया जाएगा कि जो जिसने भी चेक इशू किया उसके लिए वैलिड कंसिडरेशन हम ऑलरेडी पे कर देते, सब गुड सप्लाई कर दिया, उसके अगेंस्ट उन्होंने चेक इशू किया है, तो ये डिनाई नहीं कर सकते उन्होंने गुड सप्लाई नहीं किया आफ्टर इशूइंग द चेक, दे कैन इट। और इसमें बोथ प्रोविजन है, ये सिविल आपके पास रेमेडी है 138 में जाकर सिविल आप रिकवरी के लिए जाएं, जो डबल आप चेक अमाउंट आपको अवार्ड किया जा सकता है। सेकंड क्या है, आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग कर सकते हैं, 138 में क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, तो उसमें पनिशमेंट का प्रोविजन आपके पर डिपेंड करता है कि आप क्या प्रेफर करना चाहते हैं, बोथ प्रेफर करना चाहते हैं। 138 में ये बहुत ही हार्श पनिशमेंट है इसमें। सो कोई भी चेक बाउंसेस के केसेस में मैक्सिमम देखेंगे कि जो भी चेक जिसने इशू किया आपको पेमेंट कर ही देता है। रेयर केसेस होते हैं जहाँ नहीं होते हैं, जहाँ पे कुछ डिस्प्यूट और के चांसेज हो,
वहां पे उनको रिमेडी का चांस हो या कुछ समय तक लिंगर कर लेते हैं वो प्रोसीडिंग। तो हमें क्या क्या करना होगा, जैसे ही हमारे पास चेक रिटर्न आया along with the check return memo, हमें विद इन 30 डेज उनको एक नोटिस देना पड़ेगा। इसके बिना ये प्रोसीडिंग ट्राइगर नहीं हो सकती, क्योंकि क्लियर कट है 138 में कि कैसे कैसे हम 138 में तो जाएंगे और रिकवरी ऑफ व्हाटएवर आउटस्टैंडिंग अमाउंट एज द चेक अमाउंट, द कोर्ट कैन अवार्ड डबल द अमाउंट व्हिच हैज बीन मेंशन्ड इन द चेक। लेकिन इसके लिए सर्टेन प्रोविजंस हमको फॉलो करना पड़ेगा कि जैसे ही चेक बाउंस, क्योंकि इसमें हार्श प्रोविजन है तो हमारे लिए अकाउंटेबिलिटी भी ज्यादा है, कैसे हम इसको फॉलो करें। हम जैसे ही हमारे पास चेक और चेक रिटर्न मेमो आता है तो हम एक लीगल नोटिस उनको भेजते हैं। आप नोटिस एक भेजते हैं, ये आपने चेक नंबर इशू किया था, इसी जो भी आपके फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस होगा वो ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें। ये आपने ये चेक इशू किया था, हमने जब भी आपके बैंकर को प्रेजेंट किया ऑनर करने के लिए, बैंक ने रिफ्यूज कर दिया ऑन द ग्राउंड इनसफिशिएंट फंड और स्टॉप पेमेंट। और हम उस लीगल नोटिस में ही लिखते हैं दैट इज अ स्टैट्यूटरी प्रोविजन। जो नोटिस भेजते हैं कि विद इन 15 days यू आर सपोज टू मेक द पेमेंट, अदरवाइज लीगल रेमेडी अवेलेबल अंडर सेक्शन 138 विल बी फॉलोड। तो ये जिसने चेक इशू किया उसके पास 15 दिन का ही टाइम होता है, तो 15 दिन के अंदर वो पेमेंट करता है। अगर पेमेंट नहीं करता तो यू आर इंटाइटल्ड टू अप्रोच द magistrate metropolitan CMM for seeking a appropriate remedy, including awarding of the double the amount of the check and also initiating criminal proceeding। अगर वो 15 डेज में 30 डेज के अंदर आपको नोटिस चेक बाउंस के डेट से 30 डेज के अंदर नोटिस इशू करना है और 15 डेज के अंदर उनको पेमेंट करना है। अगर ये दोनों चीजें नहीं होती है तो आपको विद इन 1 month फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द 15 डेज आपको फाइल करना होगा केस। ये डेडलाइन है 30 + 15 + 30, ये आपको फॉलो करना है। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो योर राइट टू फाइल ए कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138 डज नॉट सर्वाइव। हाँ, कुछ केसेस में सफिशिएंट ग्राउंड है आपके पास, किसी कारण से आपको डिले हो गया, दैट वाज बियॉन्ड योर कंट्रोल, देयर हैज बीन ए सफिशिएंट ग्राउंड फॉर कंडोनिंग द डिले, तो उस केस में कोर्ट आपको डिले को कंडोन कर सकता है। अदरवाइज हम अननेसेसरी sufficient ground establish करें whether court is going to convince or not, so उस केस में हम क्या करते हैं, ये जो टाइम लाइन है 30 days + 15 days + 30 days फॉलो करें ताकि हमारा डिले एंड लैचेज के लिमिटेशन हमारा या डिले एंड लैचेज के बेस पे हमारा केस वीक ना हो जाए, रिजेक्ट ना हो जाए। हमने क्राइटेरिया इसमें चेक मस्ट बाउंस विद इन वैलिडिटी पीरियड ऑब्टेन, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी पोस्टेड चेक लेते हैं तो वैलिडिटी पीरियड जो उसके विद इन 3 month हम कर लें। नेक्स्ट है जुडिशियल ऑफ कोर्ट्स बेस्ड ऑन द सेलर्स, आपके अकॉर्डिंगली जहाँ बैंक का सेलर का जो बैंक है, जहाँ पे बैंक में आपने चेक डाला है, जिस बैंक के ब्रांच के अकॉर्डिंगली डिसाइड होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और अकॉर्डिंगली आप क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करके वहाँ पे आप रेमेडी ले सकते हैं, वहाँ भी रिकवरी के चांसेस बहुत अच्छा होते हैं। एंड फोर्थ वन इज आर्बिट्रेशन। एक तो हम एमएसएमई जाके खुद ही एमएससी फैसिलिटेशन काउंसिल आर्बिट्रेशन के लिए मैटर रेफर करना। सेकंड वन विच इज अवेलेबल आल्सो टू यू दैट इफ देयर इज अ क्लॉज इन द आर्बिट्रेशन योर एग्रीमेंट परचेज ऑर्डर वर्क ऑर्डर फॉर रेफरिंग द मैटर टू आर्बिट्रेटर as per section 9 of the Arbitration and Conciliation Act 1996, the matter shall be referred to arbitration। उसमें कोई भी पार्टी जो क्लॉजेज होते हैं अकॉर्डिंगली दे कैन मेक द रेफरेंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, यू कैन नेम द आर्बिट्रेटर डिपेंडिंग ऑन योर अंडरस्टैंडिंग एंड having regard to the fee charged by the arbitrator. Other party either agree or they may be referred for arbitration according to the arbitration clause entered into the party। सेम वही भी होता है, आप स्टेटमेंट क्लेम फाइल करेंगे, अपोजिट पार्टी डिफेंस फाइल करेगा, हम विटनेस रिड्यूस करेंगे, आर्बिट्रेटर आवाज आए। जब भी अवार्ड आ गया तो इसको एग्जीक्यूशन के लिए हम या तो आर्बिट्रेशन वो चैलेंज करेंगे सेक्शन 34 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन, या फिर अवार्ड को हम एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें सिविल कोर्ट को जाना पड़ता है एग्जीक्यूशन ऑफ अवार्ड के लिए। अकॉर्डिंगली दैट इज द वे, दो इट टेक्स सम मोर टाइम बट यू विल बी गेटिंग योर पेमेंट not made by the buyers or suppliers। And the last one, the fifth one remedy available to you
इसमें हम देख लें कि jurisdiction जो criteria jurisdiction of the arbitrator is based on the place as referred in the agreement. हमने कहा कि जो अभी arbitration clause हम बनाएंगे उसमें language of arbitration and seat of arbitration specifically mention होता है. So we'll have to mention the language that is generally that is in English. Otherwise, you may choose any other language. And the seat of arbitration, that is more important. Whether you afford to have an arbitration from a place where you do not reside, or you want to the place where it is convenient for you to pursue your case. So जब भी हम seat of arbitration decide करें तो अपना convenience देख ले, accordingly agreement में हम उस place को seat of arbitration decide करें जहाँ पे हमारे लिए convenient हो. Next slide, please. And other remedy जो आप सिविल सूट फॉर रिकवरी, समरी सूट और सिविल सूट हम फाइल करके अगर हमारे सारी चीजें जैसे परचेज ऑर्डर इन लाइन है, हमने टर्म्स ऑफ परचेज ऑर्डर हमने गुड सप्लाई किया विद अंडर ईवे बिल्स एंड डिलीवरी चलान और ये ट्रांसपोर्ट रिसीट एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ इनवॉइसेस. तो इस केस में बहुत ज्यादा डिफेंस उनके पास अपोजिट पार्टी के पास नहीं होता या बायर्स के पास नहीं होता, तो हम समरी सूट कर सकते हैं. अदरवाइज सिविल सूट हमारे पास अवेलेबल है. समरी सूट बड़ा शॉर्ट पीरियड में हम डिसाइड करा लेते हैं. अदरवाइज सिविल सूट हमारे पास ऑलरेडी ट्रेडिशनल रिमेडी है, तो द कोर्ट टेक्स अ लॉन्गर टाइम, बट दैट इज द रिमेडी, नॉट लॉस्ट रिमेडी. दैट इज द रिमेडी अवेलेबल फॉर यू टू रिकवर द सेम. Jurisdiction of the court is based on the principal place of business, registered officer of the defendant और जिनके अगेंस्ट हमने जो बायर्स हैं, और द क्लॉज ऑफ एक्शन अराइजिंग, एक्चुअली कॉज ऑफ एक्शन अराइजिंग होली और पार्टली वो डिसाइड करता है कॉज ऑफ एक्शन कैसे अराइज हुआ, और अकॉर्डिंगली हम प्लेस ऑफ जुडिशियल डिसाइड करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. हम एक क्विक रिवाइंड कर लेते हैं. हमने कहा था कि मेंशनिंग अ PRN ऑन ऑल द इनवॉइसेस बिकॉज इट्स गिव यू अ राइट टू परस्यू द रेमेडी under the MSME Act, which is the quickest and more beneficial legislation in the favor of the supplier. Specify the payment terms on the invoices, emails and quotations. हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि on each and every purchase order, work order agreement, the payment terms must be clearly specified, mentioned, so that in the future there should not be any dispute regarding the payment terms. उसको हम चाहे तो अपनी इनवॉइस पे भी मेंशन करें, चाहे नहीं. दैट इज द रिक्वायरमेंट टू गेट द बेनिफिट ऑफ ऑल दिस लॉ. इनवॉइस पे हम पेमेंट टर्म्स स्पेसिफिकली मेंशन करें. ईमेल्स से हम बार बार उनको रिमाइंड कराएं जो कोटेशन होता है, और फ्रॉम टाइम टू टाइम हम उनसे बैलेंस करना कंफर्मेशन लेते हैं ताकि हमारा जो अमाउंट है वो सर्टेन रहे, हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है जो रिकवरी करनी है वो सर्टेन रहे. अगर गुड्स डिफेक्ट क्लॉज हम मेंशन करते हैं, सपोज हमने किसी को 10 करोड़ का सप्लाई दिया, उसमें 5 लाख का डिफेक्टिव गुड्स है, तो देयर शुड नॉट बी डिस्प्यूट रिगार्डिंग रिमेनिंग अमाउंट. तो हम जो भी पार्टिकुलर डिस्प्यूट मस्ट गुड्स डिफेक्ट क्लॉज होना चाहिए, और उसके लिए क्लॉज हो कि क्या हम उसको रिप्लेस करेंगे या उसको वारंटी पीरियड में रिप्लेस करें या उसको डिफेक्ट रिमूव करके हमारा जो अपॉइंटेड डेट, जैसे हमने बताया कि अपॉइंटेड डेट से विद इन 15 डेज आपको पेमेंट जो बायर्स के लिए लायबिलिटी बन जाते हैं, दे आर सपोज टू मेक द पेमेंट विद इन 15 डेज फ्रॉम द अपॉइंटेड डेट. अपॉइंटेड डेट वही होता है जिस दिन आपने डिफेक्ट रिमूव कर दिया या फिर गुड्स डिलीवर हुआ, और डिफेक्ट नहीं है तो गुड जिस दिन डिलीवर किया या सर्विस रेंडर किया उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है. इंटरेस्ट क्लॉज ऑन डिलेड पेमेंट, हम जब भी कोई हम ये एग्रीमेंट करें, परचेज ऑर्डर या वर्क ऑर्डर इंटर करें, हमारे अगेंस्ट अगर इशू करते हैं जो उसके टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करें, while deciding all these things we must include a interest clause on the delayed payment. Okay, you have a specific clause under section 16 of the arbitration of the MSME Act which provides you with 3 times of bank rate of interest, compounded rate of interest at monthly interest. So you have a clause. At the same time, you must specify the interest shall be charged as per section 16 of the MSME Act. Simply, otherwise you may specify any interest, but that interest will be payable to you whenever you will be referring the matter to the MSME facilitation center, that is Samadhan.
Next slide, please. Yeah. So we have concluded whatever the agenda item. I must go through the agenda item, whether any item is left or not. Agenda meaning of the day, how contact helping, how to do paper documentation guidelines for the delayed payment used to MSME, the items benefit of the MSME, step to be taken by the ways to conduct your case for future regulation, recovery, the MSME. So all the agenda item has been discussed. If any participants want to discuss a particular query or any doubt or any discussion, they may ask. धन्यवाद सर, काफी अच्छे और आसान शब्दों में आपने हमारे पार्टिसिपेंट्स को समझाया डिलेड पेमेंट का। और कुछ पार्टिसिपेंट्स के क्वेश्चंस हैं सर, क्या आपके साथ शेयर कर सकती हूँ? आप शेयर कर दें, मैं या तो आप क्वेरी बताएं मुझे, मैं सबका जो भी उनके क्वेरीज हैं सर मैं बताती हूँ आपको। सर यामिनी जी का क्वेश्चन है, इज देयर एनी स्पेशल प्रोविजन इन MSME एक्ट वे मैनर फॉर रिकवरी ऑफ डिलेड पेमेंट ड्यूज फ्रॉम गवर्नमेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? कोई अलग से प्रोविजन नहीं है। गवर्नमेंट समय फ्रॉम टाइम टू टाइम ना गाइडलाइंस इशू करती है कि पार्टिकुलर गवर्नमेंट एजेंसी है इतना दिन में उनका पेमेंट कर दे। ये जो भी आपके लॉ में जो स्पेसिफाइड प्रोविजंस है वो सारे के लिए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, सबके लिए। हाँ, गवर्नमेंट की ये इंटरनल पॉलिसी होती है कि वो अपने पार्टिकुलर डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि पार्टिकुलर अमाउंट अगर MSME का ड्यू है, कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो इतने दिनों के अंदर उनको पे कर दिया जाए। दैट इज नोटिफिकेशन सर्कुलर ऑफ द पार्टिकुलर मिनिस्ट्री। क्रॉस ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कर लें। एक दो पॉइंट हमें आपको और बता दें, MSME का बेनिफिट क्या है कि कोई भी अगर प्राइवेट पार्टी या कंपनी या जो भी अगर उन्होंने MSME से सर्विसेज ली है 45 डेज के बियॉन्ड अगर उनका आउटस्टैंडिंग है, तो उनको बैलेंस शीट में उसको रिफ्लेक्ट करना होता है। उन्हें एक बैलेंस शीट जो होता है उसमें शेड्यूल 6 होता है, बैलेंस शीट जो प्रिपेयर होता है, तो उनको मेंशन करना पड़ता है कि कितना MSME का ड्यू है। एट द सेम टाइम उन्हें हर 6 मंथ पे एक रिपोर्ट MSME फॉर्म फाइल करना था रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी के पास कि हमारा इतना MSME के हमारे व्हाट इज द अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर कंपनी पेंडिंग। सो ये बेनिफिट है कि आपको हमेशा एक अपडेटेड डाटा होता है। कंपनी भी एक्सेप्ट करती है कि MSME का डिफॉल्ट है, और गवर्नमेंट फ्रॉम टू टाइम सर्कुलर नोटिफिकेशन निकाल के ये अपने मिनिस्ट्री और जो PSUs हैं उनको मैंडेट करती है कि आप समय पर, उनका एक डेडलाइन होता है। ओके सर। नेक्स्ट क्वेरी। सर किरण जी का क्वेश्चन है, इफ द चेक इज गिवन एज सिक्योरिटी बट नो डॉक्यूमेंटेशन इज साइंड, व्हाई द चेक इज गिवन, इज सेक्शन 138 एप्लीकेबल? मैंने कहा ना, प्रिजम्पशन होता है कि जब भी आपको चेक कोई किसी ने दिया है तो ये मान लिया जाता है कि वैलिड कंसिडरेशन। मतलब वैलिड कंसिडरेशन का मतलब ये होता है कि आपने कोई गुड्स दिया या सर्विसेज रेंडर किया, उसके अगेंस्ट चेक दिया गया। अगर उस सिक्योरिटी चेक का कहीं भी मेंशन नहीं है, एग्रीमेंट में मेंशन नहीं है, तो आप ये प्रिज्यूम कर लें। कोर्ट भी प्रिज्यूम करता है, लॉ भी आपको अलाउ करता है प्रिज्यूम करने के लिए कि जो भी आपने गुड्स और सर्विसेज डिलीवर किए, गुड्स सप्लाई किए, सर्विसेज रेंडर किए, उसके अगेंस्ट में चेक इशू हुआ है, और जिस दिन ड्यू है उस चेक के अगेंस्ट जो भी ड्यू डेट है आप कोर्ट में प्रेजेंट करें। अकॉर्डिंगली विल बी गेटिंग द बेनिफिट अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। सर दर्शना जी का क्वेश्चन है, माय पेमेंट इज 5 ईयर ओल्ड। ओके, या मैं आपको बता दूं कि लिमिटेशन एक नॉर्मल, जैसे आप जब भी जाएंगे 5 ईयर ओल्ड है क्या, बीच में अगर एक्नॉलेजमेंट हुआ तो उस दिन से 3 साल लिमिटेशन काउंट होगा। MSME एक्ट में लिमिटेशन अप्लीकेबल नहीं है, दैट इज स्पेसिफिकली लिखा हुआ कि MSME अप्लाई नहीं होता। लेकिन डिले एंड लैचेज होता है, मतलब आपने इतना डिले क्यों किया। अगर जेन्युइन आपके पास आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपका था ड्यू, अगर कोई भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपको रिसीव करना था किसी पर्टिकुलर पर्सन से, तो आपने इतना दिन तक डिले क्यों किया, तो वी विल हैव टू जस्टिफाई डिले एंड लैचेज। लेकिन MSME जो फैसिलिटी समाधान में हम जाते हैं तो वहाँ पे लिमिटेशन एक्ट अप्लीकेबल नहीं है, तो आप फाइल कर सकते हैं। हाँ, आप आर्बिट्रेशन में जाएं या सिविल कोर्ट में जाएं या इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट में जाएं, तो वहाँ पे आपको डिले जो लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल है आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि 3 साल से ज़्यादा का डिले हुआ, देयर हैज बीन द सफिशिएंट ग्राउंड। अगर वो नहीं है तो क्या कभी 5 साल के अंदर में विदिन 3 ईयर्स कभी उन्होंने एक्नॉलेज किया डेट को, या कभी भी बिफोर फाइलिंग दैट कभी उन्होंने डेट को एक्नॉलेज कर लिया, ताकि वहाँ से पीरियड ऑफ लिमिटेशन फिर से स्टार्ट होगा।
तो वो एक अगर एक्नॉलेजमेंट है तो ठीक है, अदरवाइज एमएसएमई में आपके पास ऑप्शन है, यू कैन अप्रोच द एमएसएमई समाधान फैसिलिटेशन सेंटर फॉर रेमेडी अवेलेबल, लिमिटेशन एप्लीकेबल नहीं है एमएसएमई। Okay, sir. Next. Sir, Himanshu ji का question है, ma'am, we have a question regarding if site is not ready from client and but in the it is not mentioned and client was held 20% supply payment and how we get from client and the client is Bharat Electronics Limited. देखिए इसमें दो है, एक तो एमएसएमई के अंदर आपका रिमेडी है और एक रिमेडी अवेलेबल इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड पे। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि अगर जो भी आपने टर्म शीट होगा या एग्रीमेंट आपने इंटर किया होगा, परचेज ऑर्डर होगा या वर्क ऑर्डर होगा, उसमें डिसाइड होगा सारा कि कब हमें सप्लाई करना है, कब सर्विस रेंडर करना है, साइट प्रिपेयर कर देने का जो लायबिलिटी है वो किसके पास है। जैसे हमने बेल में एक बार केस किया, उनके पार्ट पर डिफॉल्ट था, तो कोर्ट एनसीएलटी दिल्ली का था, वो नीना मल्होत्रा उसमें जज थी, उन्होंने कहा था या तो आइदर आप पेमेंट अगर टर्म्स के अकॉर्डिंगली अगर पेमेंट है, उन्होंने उनके पार्ट पर डिफॉल्ट नहीं है, जो उनके राइट्स थी, ड्यूटीज है, उन्होंने फुली उसको इम्प्लीमेंट किया है, जो भी ड्यूटी है उन्होंने डिस्चार्ज किया हुआ है, तो आपके पास कोई डिफेंस नहीं है, आप अपने लेवल पर डिफेंस रेज करके इसका पेमेंट आप विथहेल्ड नहीं कर सकते, देन यू आर सपोज टू मेक द पेमेंट। तो गवर्नमेंट एजेंसी है और गवर्नमेंट का बड़ी इनकॉर्पोरेट है, तो आप आईबीसी में भी जा सकते हैं, 1 करोड़ से ज्यादा है, या फिर एमएसएमई समाधान में जाकर वहां से वार्ड लेकर आप वार्ड एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ओके सर। सर प्रदीप जी का क्वेश्चन है, वी हैव नॉट मेंशन एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर इन द पास्ट इनवॉइस, इज देयर एनी चांसेस टू कलेक्ट लॉन्ग पेंडिंग्स? या देखिए आपका रजिस्ट्रेशन आपने करा लिया है, आप अगर एमएसएमई कैटेगरी में फाइल करते हैं तो आपने मेंशन नहीं किया, एक्सीडेंटल ओमिशन है कि आप मेंशन नहीं किया है, आपने क्या कभी कम्युनिकेट किया है उनको, लेकिन लॉ का जो प्रोविजन है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। हम होता क्या है कि इनवॉइस में हम यूआरएन हम मेंशन करते हैं अकॉर्डिंगली पेमेंट टर्म्स का, ताकि अगले जो बायर्स है, रिसीवर ऑफ सर्विसेज है, उसके नॉलेज में हो कि हम एमएसएमई है, अगर वो डिले करते हैं तो हमें इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 मैंडेटरी पे करना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यू कैन नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ एमएसएमई इफ यू आर रजिस्टर्ड अंडर एमएसएमई एंड हैविंग द वैलिड उद्यम आधार। नेक्स्ट क्वेरी प्लीज। सर रमा जी का क्वेश्चन है, ऑलरेडी फाइल्ड विद एमएसएफसी पार्टी एक्सपायर्ड, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? एक्चुअली जब भी पार्टी एक्सपायर हो जाता है तो उसके हेयर होते हैं, जो भी उनके सक्सेसर होते हैं, उनके पार्टी बना के आप प्रोसीड कर सकते हैं। ओके। आपको मेमो ऑफ पार्टी होगा, उसको अमेंड करना पड़ेगा, उनके सक्सेसर होंगे, अकॉर्डिंगली आप प्रोसीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेरी। Sir, next question है, if the company is presently not under MSME, then also they can claim the interest of the previous year when they were under MSME. या एक्चुअली जब भी आपको एमएसएमई का बेनिफिट एक्रू हो जाता है, जब आप एमएसएमई होते हो, किसी कारण से अगर टर्नओवर ज्यादा हो गया, इन्वेस्टमेंट आपका जो क्राइटेरिया उससे ज्यादा हो गया, जिस पीरियड में आप एमएसएमई थे वो जो राइट आपको एक्रू हो गया उसको आप इन्फोर्स करा सकते हैं। यू आर वेरी राइट टू इन्फोर्स दैट right that accrued during the period when you are the MSME, either micro or small. Next query. Sir Mukesh Arora ji का question है, case is decided by MSME Chandigarh 6 months back, but order is still not received. What should we do or what can be done? एक्चुअली ऐसे केसेस में आप कोऑर्डिनेट कर लें, वहाँ लेटर लिख दें कि अब इतना दिन पहले केस अगर डिसाइड हो गया, ऑर्डर कॉपी आप वहाँ अप्लाई करके सर्टिफाइड कॉपी ले लें, क्योंकि जब भी अगर केस डिसाइड हो गया तो आपके पास एक ऑर्डर की कॉपी आती है, हो सकता है कुछ एड्रेस का प्रॉब्लम हो, जो भी आप ये तो कोऑर्डिनेट करके आपको वहां से लेना पड़ेगा, आपको इसमें उद्यमिता हेल्पलाइन आपको हेल्प कर देगी। नेक्स्ट क्वेरी प्लीज। सर हिमांशु जी का फिर से क्वेश्चन है, वी हैव गिवन सर्वल रिमाइंडर टू क्लाइंट टू रिलीज ऑफ 20% सप्लाई पेमेंट और प्रोवाइड द साइट फॉर इंस्टॉलेशन, बट सेम इज नॉट गिविंग एनी रिप्लाई। अगर देखिए रिप्लाई नहीं होगा तो 20% पेमेंट का आपने इनवॉइस रेज किया होगा एज पर द परचेज ऑर्डर एग्रीमेंट जो भी होगा, तो जो अमाउंट डिफॉल्ट हो गया उसके अमाउंट के अगेंस्ट आप या तो एमएसएमई फैसिलिटेशन लोन से चले जाएं, अगर अमाउंट ज्यादा है तो आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंडर आप चाहें तो प्रोसीडिंग शुरू कर सकते हैं और यू विल बी गेटिंग द रिजल्ट इन योर फेवर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएसएमई एप्लीकेशन
converted into case, but MSME are not taking any action Mumbai. एक्चुअली होता क्या है ना कि एमएसएमई के पास कंसिलिएशन और मेडिएशन का पावर है, उसके बाद अगर वो फेल हो जाता है आर्बिट्रेशन के लिए वो रेफर करते हैं और खुद ही आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग इनिशिएट करते हैं जहाँ पे इंटरनल फैसिलिटी अवेलेबल होती है। तो अगर आपका आर्बिट्रेशन ऑलरेडी रेफर हो चुका है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पे, एमएसएमई कर रहा तो स्टेटमेंट ऑफ क्लेम फाइल करें, आप परस्यू करें, वहाँ पे हो सकता है किसी कारण से टेक्निकल डिफॉल्ट की वजह से वो प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, तो विल हैव टू कोऑर्डिनेट एंड टेक द हेल्प ऑफ उद्यमिता हेल्पलाइन इन गेटिंग द पर्टिकुलर जो arbitration expedite and award in your favor. सर कुछ पार्टिसिपेंट्स ने हैंड रेज किया है, तो मैं आपकी उनसे डायरेक्टली बात करा सकती हूँ क्या? हाँ, if they want to ask any query or discuss anything, they Okay. can. सर मैं अलाउ कर रही हूँ यहाँ से। सर भावेश पाटिल जी को ज्वाइन किया है मैंने। ठीक है। या गुड इवनिंग। वो अपने आप को म्यूट करके उन्होंने रखा, उनको बोलिए अनम्यूट कर लें पहले। You are also muted now. सॉरी सर। भावेश जी प्लीज अनम्यूट कर दीजिए अपना माइक। सर नेक्स्ट मैं पार्टिसिपेंट्स को अलाउ करना चाहूंगी गुरुमूर्ति जी। Kindly ask them to first ask him to first unmute himself so that I may be in a position to hear him. गुरुमूर्ति जी प्लीज अनम्यूट योर माइक। The issue of muting and unmuting. Yeah, I think so. सर मैं क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उनका क्वेश्चन शेयर कर दीजिए ताकि आप बता दें क्या क्वेश्चन क्वेरी है, मैं अकॉर्डिंगली उनको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। सर संध्या जी का क्वेश्चन है, वी आर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वी हैव फाइल्ड द केस इन May 2022 through still not received listing information. Case filed from Delhi and defaulter belongs from Hyderabad. देखिए दिल्ली में है और अगर वहाँ से जब भी आप फाइल करते हैं वहाँ पे एक्नॉलेजमेंट जनरेट होता है, सारे उसके एड्रेस होते हैं किस एमएसएमई में आपका केस रजिस्टर्ड हुआ है, तो फॉलोअप कर लें, आप अप्रोच कर सकते हैं उद्यमिता हेल्पलाइन को, वो फॉलोअप करके आपके केस को एक्सपेडाइट करा देंगे। ओके सर, पामा राजू का क्वेश्चन है, इफ द बायर ऑफ सर्विस टेकन फ्रॉम अस हैज टेकन साइंड एग्रीमेंट फ्रॉम अस but he has not given any agreement to us and delayed payment, in such case what to do? एक्चुअली नॉर्मल मैंने कहा कि परचेज ऑर्डर एग्रीमेंट होता है ना, डुप्लीकेट में हमें एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कराना चाहिए। परचेज ऑर्डर तो आपके फेवर में ही आया होगा या वर्क ऑर्डर, तो टर्म्स एंड कंडीशन कहीं आपने ईमेल पे एक्सचेंज किया हो या ईमेल पर आपने कहीं पे ये एग्रीमेंट की बात की हो कि हमने ये एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया हो, तो उसका रेफर करके आप चाहें तो जब भी किसी एमएसएमई में या फिर आईबीसी में जब भी करेंगे तो वो उनको डायरेक्शन इशू करेगा कि जो भी आपके पास एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ था उसकी कॉपी वो रिकॉर्ड पे लाएं। अदरवाइज आपने अपोजिट पार्टी को दिया हुआ तो आप मेल से ही उनको रिक्वेस्ट करके आप एग्रीमेंट की कॉपी कहेंगे, यू मस्ट सप्लाई द कॉपी ऑफ द एग्रीमेंट so that we can also have it for record, and once you have receiving it, thereafter you can pursue the remedy. Otherwise also, if there is no agreement or agreement has been entered into and that is the position in the other party, so in that case you may give an affidavit before the MSME FC that agreement was executed or that is in the position of the other party, and terms and conditions you can mention in there. So एक दो क्वेश्चंस और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। दृष्टि शाह जी का क्वेश्चन है, कैन मीडियम एंटरप्राइज क्लेम इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर इवन प्रेजेंटली दे आर नॉट अंडर एमएसएमई, प्लीज शेयर अबाउट मीडियम एंटरप्राइजेस। एक्चुअली जो भी रिमेडी अवेलेबल है वो माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए अवेलेबल। आप जब भी सेक्शन 16 देखेंगे, अगर आपके पास में आपके रेफरेंस के लिए मैं उसका लैंग्वेज आपको सुनाता हूँ, where any buyer fails to make the payment to the supplier as required under, supplier का definition दिया हुआ है, जो एन क्लॉज है सेक्शन 2 का। सप्लायर में कौन कौन से मीन से माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस,
So interest clause is only applicable to the micro and small enterprises. because supplier का definition एक्ट में ही दिया हुआ है, subsection N of section 2 is supplier means a micro or small enterprise which has filed a memorandum with the authority, that is the MSME referred to in so and so. तो जो रिमेडी इंटरेस्ट का अवेलेबल है वो स्मॉल एंड माइक्रो के लिए अवेलेबल है, ना कि मीडियम इंटरप्राइज। अभी केवल 2 ही के लिए कोर्ट ने नोटिफाई किया, मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया। नेक्स्ट क्वेरी प्लीज। मुकेश जी का फिर से क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्रीवियंस मेल आईडी ऑफ एमएसएमई टू ऑब्टेन द पेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ 6 मंथ्स? ये तो आप उद्यमिता हेल्पलाइन बताएगा। ये जो भी उनके हेल्पलाइन एक्चुअली साइट पे अवेलेबल होते हैं उनके। रमा जी का क्वेश्चन है, आई फाइल्ड अ केस अगेंस्ट इटालियन पार्टी इन डीजीएफटी 2 years बैक, स्टिल माय केस इज इन ड्राफ्ट, डीजीएफटी इज शोइंग पेंडिंग डायरेक्ट टू काउंसिल। एक्चुअली होता क्या, जब भी हम फॉरेन बायर को सप्लाई करते हैं तो उसके इसमें हमारे पास एक मैकेनिज्म है कि जब भी हम एमएसएफसी को फाइल करते हैं अपने एम्बेसी या कंसुलेट के थ्रू, जो पर्टिकुलर कंट्री है जहाँ का सिटीजन है वो, जिसको हमने सर्विसेज या गुड सप्लाई किया है, वो वहाँ के कंसुलेट या फिर वहाँ के एम्बेसी को कंसल्ट करके फिर वहाँ पे वो डिलीवर करके प्रोसेस फॉलो करते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो हमें इसको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, विजिट करके वहाँ पे रिक्वेस्ट बार बार करना पड़ेगा ताकि वहाँ से जल्दी एक्सपेडाइट करके आपको जो भी डिले पेमेंट है वो मिल जाए। इसमें आपको उद्यमिता हेल्पलाइन हेल्प कर देगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो उनको रिमाइंडर लेटर अपने ऑर्गेनाइजेशन का रेफरेंस देकर दे सकते हैं या फिर पर्सनली विजिट करके स्टेटस ऑफ द केस आप ले सकते हैं और एक्सपेडाइट करने के लिए रेगुलर रिमाइंडर्स और रिक्वेस्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेरी प्लीज। विकास जी का क्वेश्चन है, एप्लीकेशन फाइल्ड ऑन 22/6/2022 on समाधान, but yet status showing it will be done in due course. You may contact you MSEFC council what to do. एक्चुअली जब भी आप कोई एप्लीकेशन या रेफरेंस फाइल करते हैं तो साथ में एक एक्नॉलेजमेंट आपको मिलता है। उस एक्नॉलेजमेंट में एड्रेस और सारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स होते हैं जिससे एमएसईएफसी को समाधान को केस रेफर होता है अकॉर्डिंग टू द योर प्लेस ऑफ बिजनेस और रेजिडेंस के बेस पे। तो वो जो भी आपके एक्नॉलेजमेंट में रेफरेंस नंबर है या जो भी एड्रेस है वहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट करके, हो सकता है कुछ टेक्निकल कारण से या किसी कारण से वहाँ पे पेंडिंग हो गया हो और आप स्टेटमेंट ऑफ क्लेम प्रॉपर बना के वहाँ पे फिजिकल भी फाइल कर दें और कोऑर्डिनेट करके उसको एक्सपेडाइट कर सकते हैं। इसमें आपको उद्यमिता हेल्पलाइन भी काफी हद तक हेल्प करेगा क्योंकि दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर दैट पर्पसेस। नेक्स्ट क्वेरी प्लीज। सर, जैसा कि हमने वादा किया था कि 5:30 तक हम इस वेबिनार को ओवर कर देंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने काफी इजी वर्ड्स में और इंफॉर्मेटिव वर्ड्स में आपने इस वेबिनार को अच्छे से समझाया हमारे पार्टिसिपेट्स को। थैंक यू सो मच सर ज्वाइनिंग अस, एंड आशा करती हूँ फिर से हम आपसे ज्वाइन हो, और आज के लिए धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक्स फॉर एवरी पार्टिसिपेंट फॉर पेशेंटली हियरिंग मी। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। सो पार्टिसिपेट्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर चैट बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ नंबर और ईमेल आईडी, आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड आपकी जो भी क्वेरी होगी हम मिस्टर एहसान सर से कांटेक्ट कराएंगे आपकी, और आप हमारी मेंबरशिप भी ले सकते हैं। एंड आप कांटेक्ट कीजिए हमारे इस नंबर को जो मैंने आपको मेंशन किया है चैट बॉक्स में। सो आज के लिए धन्यवाद सभी पार्टिसिपेंट्स का, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा वेबिनार ज्वाइन किया, बहुत बहुत धन्यवाद।